एंड आते से मैंने बोला हाइब्रिक्स फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। बस कर देते हैं, बनाते हैं 6-8 महीने में लेके आएंगे मार्केट में और 4 साल लग गए मार्केट से लाने में। आज से 20 इयर्स बैक जब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता था तब इसे 100 रुपए में नहीं होता था। लोगों को लगता है बस कंप्यूटर के पीछे बैठे कोड किया, 6 महीने लगाए, 2-3 लोगों को हायर किया और बन गया प्रोडक्ट। वन मोर थिंग दैट कि 2025 में जब हम थे तो वहाँ पे सिर्फ साइन अप्स थे और 2026 में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे। रियल स्टेट इन इंडिया आई वोंट से इज अ नीश एसेट क्लास बट इट इज द डिफॉल्ट एसेट क्लास। 140 करोड़ की जनता है, उसमें से 1 लाख लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा है। देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन रियल एस्टेट बट दे डोंट हैव एनी टूल्स, उनके पास कुछ भी नहीं है। जस्ट फ्रॉम अ स्टॉल ओनर टू टाइटल पार्टनर। 6 महीने लगा के 8 महीने लगा के प्रोडक्ट बनाया है, 1 साल लगा दिया, आपने अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, बट आप जब तक उसको कस्टमर के सामने नहीं लेके जा रहे हो आपका प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। को भी बहुत मिक्स इमोशन आ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं खुश हूँ कि मार्केटिंग अच्छी हुई है क्यों तो क्यों हुई कि प्रोडक्ट क्रैश कर रहा है। Do you think you guys are changing the future of real estate in India? यस वी आर। Yes, we are doing it right now. So मतलब लेकिन यार एक बार को थॉट लेते हैं कि जब शुरू हुआ था उस समय सोचा था क्या? कैसा यू आर कुछ टॉकिंग अबाउट 2020। आई गेस हाँ 1920 के आसपास ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यस। लेकिन आज मतलब जिस 6 साल ऑलमोस्ट 5 से 6 साल जहाँ पे अभी खड़े हैं, मतलब इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 to 8 months वी हैव लॉन्च द प्रोडक्ट एंड मतलब significant amount of numbers we have downloads, investors and investments. तो मेरे को तो अच्छा लगता है आपका बताओ। मतलब व्हेन यू टॉक ना कि आज कैसा फील हो रहा तब कैसा फील होता तब तो बहुत ऐसा था कि भाई इतने आइडियाज आके रिजेक्ट हो गए थे। लोगों ने रिजेक्ट कर दिए थे, लॉयर्स ने रिजेक्ट कर दिए थे, Seriously? सीएस ने रिजेक्ट कर दिए थे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एंड मतलब आज की डिस्कशन में आई रियली वांट टू डाइव इनटू दोस डेज ओनली कि हाउ iBricks हैपेंड, हाउ वी बिल्ट इट। सो अशोक क्या याद है आपको, कैसे शुरू किया था हमने? आई स्टिल रिमेम्बर 2018 में पापा के ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, कंप्लीटली रियल एस्टेट बैकग्राउंड से, कॉलोनीज काटो, बिल्डिंग्स बनाओ एंड वो सब चल रहा था। एंड एट दैट टाइम फादर गिव वे कि चलो तेरे को मार्केटिंग संभालना है। एंड देन वी ऑल टुगेदर वेंट कि अपन को मार्केटिंग करके अपने जो कॉलेज के जो है जो अच्छा कमा रहे हैं, दे आर टू आईटीज एंड दे आर टू कंपनीज, अपन ने उनको टारगेट करा था। बट दे दे डिडंट डू एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। एंड एट दैट टाइम अपन को एक पता चला था कि एक ब्लॉकिंग है एंड दैट वाज कि हाई एंट्री, एक तो बैरियर बहुत ज़्यादा, हाई एंट्री बहुत ज़्यादा है। एंड दूसरा पता चला था कि कमिटमेंट उनको देना पड़ेगा कि अगर उन्होंने लोन ले लिया, ईएमआईस ली थी, तो एक सैलरी के पार्ट उनको बाय डिफॉल्ट देना ही पड़ेगा। सो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। कमिटमेंट इश्यूज तो रहा, मतलब अर्ली डेज में आई गेस जब हमारा भी, जब अंकल ने बोला मार्केटिंग करो अब आप संभालो, फिर आपने मुझे याद करा कि आओ बैठते हैं साथ में। एंड आई गेस अपना भी डिस्कशन मोस्टली इसी चीज के ऊपर होता था कि यार हम अगर नई जनरेशन है, आप भी मतलब कि अंकल ने काफी अच्छा चीजों को बिल्ड करा, फिर आपने सोचा हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड एंड वी स्टार्टेड प्लानिंग कि यार हम नई एज के लोगों तक रियल एस्टेट को कैसे पहुंचाए। एंड देन आई गेस वी फेस दिस चैलेंज कि यार इतना पैसा तो उनके पास नहीं है इनिशियली कि डालो अच्छे से रियल एस्टेट में ले लो। एंड बट बाय गोइंग आइडिया दैट वी डिड आई गेस द 1% पेमेंट प्लान, आई गेस वी मतलब अभी तो लॉट ऑफ पीपल आर फॉलोइंग इट बट आई गेस वी वर द फर्स्ट पीपल, फर्स्ट कंपनी इन इंदौर टू ब्रिंग द 1% पेमेंट आई प्लान। वुड से अपन ने करा उसको, गोदरेज तक लेके आया उसको। बट उसके अंदर भी चैलेंज वन में क्या आया था कि अपन ने करा उसको, बट अपने पास एज ग्रुप जो कॉन्कर हुआ था उसके, दैट टू वाज अबव 30। अपन उसके बाद भी जो लोअर एज ग्रुप था कि अपनी एज के जो लोग थे 20, 25, 26, उनको अपन कैप्चर नहीं कर पाए थे। हाँ, क्योंकि आई गेस अ लॉन्गर पीरियड, मतलब एक वो था ना कि इट इज काइंड ऑफ अ बर्डन लाइक ईएमआई कि उनको हर महीने वो सिग्निफिकेंट अमाउंट देना है एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड समहाउ आई बिलीव कि एक अर्ली मैच्योर जो प्री मैच्योर एज जो होती है बिलो 30 वाली, उसमें रियल स्टेट को लेकर जो माइंडसेट है और जो कुछ ऐसे बैरियर्स बने हुए हैं कि लाइक हाउ अर्ली वी कैन गेट द लिक्विडिटी, कब हम एग्जिट ले सकते हैं, ये सारी चीजें, दोस कुड बी आल्सो प्रॉब्लम। अपने उसमें मुझे ऐसा फील होता है कि एक रिवॉल्यूशन चल रहा था उस टाइम कि अपन उस टाइम पे टच पैड से अपन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही थी। उस टाइम पे ये लीगल लैगिंग करना कि जाओ 3 दिन तक रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर काटते रहो, वो बहुत डिफिकल्ट था। इतना अमाउंट देना वो डिफिकल्ट था।
लिक्विडिटी की भाई जब सेल करो तब सेल नहीं कर सकते, वो एक चैलेंज था। वैसे बहुत सारे चैलेंजेस थे उस टाइम पर। आई थिंक एक एक चैलेंज ये भी था कि जब हम अगर जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं जो 30 के नीचे है, उन लोग के पास ऑप्शंस भी है कि फॉर एग्जांपल अगर वो कम कमा रहे हैं तो हम म्यूचुअल फंड में भी कम अमाउंट से इन्वेस्ट कर पाते हैं या शेयर मार्केट में भी कम अमाउंट से इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर था जो कि रियल स्टेट से उन टाइप ऑफ ऑडियंस को दूर लेके जाता है। तो कैपिटल के साथ साथ ये भी एक था कि 500 एक छोटा अमाउंट है जहाँ से हम म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते। जो लॉकडाउन लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, उस समय वी हैड दिस कॉन्वर्जेशन अबाउट शेयर मार्केट ट्रेडिंग की। उस समय आई गेस कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा था शेयर मार्केट, एंड हम लोग कहीं से वो गोल्ड ईटीएफ के डिस्कशन पे लैंड किए थे। एंड देन वी मतलब कि डिस्कवर्ड कि किस तरीके से लाइक यू कैन इन्वेस्ट इवन 100 रुपीज इनटू गोल्ड। तो मैंने आपसे पूछा था यार 100 रुपए का गोल्ड कितना आएगा, तो मुझे यही याद है। तो फिर आपने एक्सप्लेन करा था कि तरुण से भी बात हुई थी, उसने ईटीएफ एक्सप्लेन करा कि दीज आर नॉट रियल गोल्ड, दीज आर डिजिटल गोल्ड। क्या आप बस इन्वेस्ट करो। फोन पे लेकर आया था उस समय गोल्ड ईटीएफ के चीजें वहां पर, मैंने तो पहली बार वही सुना था। फिर उसके बाद आपने मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाई दीज काइंड थिंग्स हैपन इन रियल एस्टेट आल्सो। एंड यार अपन उस टाइम को कोवर्किंग का बहुत ज़्यादा अच्छा चैलेंज, मतलब बहुत हाँ। ज़्यादा ट्रेंड चला था कोवर्किंग स्पेसेस का। बहुत सारी कंपनीज आई थी, सो वी डिस्कस की यार अगर एक सीट एक चेयर अगर अपन को रेंट पे मिल सकती है तो हम उसको बाय क्यों नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड कि यार अपन कुछ ऐसा कुछ मॉडल बनाते हैं कि जिससे लोग वो छोटा छोटा हिस्सा बाय कर सकते हैं, एंड देयर वुड बी समवन जो उसको संभालेगा सब। यहीं से पे पर स्क्वायर फीट का जो यस एग्जैक्टली यही से कॉन्सेप्ट निकला था। तो मतलब हमने उसमें डिस्कशन करा था जो एसेट क्लास के बारे में। आई थिंक दैट वाज रियली कन्विंसिंग। एक बार वो बताओ यार, वो बंद। यस आई रिमेंबर दैट। टोटल मिला के वर्ल्ड वाइड 4 एसेट क्लास होती है। पहली होती है आपकी डेट, मतलब आपका एफडी हो गया, आरडीज हो गए, जिसके अंदर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा होता है आपका स्टॉक मार्केट इक्विटी, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट आता है, म्यूचुअल फंड आता है। उसमें भी आपके लिए एंट्री ईजी है, 100 रुपये से एंट्री कर दो। एग्जिट लिक्विडिटी है, करोड़ों लोग इन्वेस्टमेंट करें, आप कभी बाहर निकाल लो। थर्ड आपका आता है कमोडिटी मार्केट, मतलब गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो भी ईजी बना दिया। लास्ट 20 ईयर्स में सारे जो एसेट क्लास है, तीनों एसेट क्लास ईजी हो गए। बट द फोर्थ एसेट क्लास दैट इज रियल स्टेट, ये सबसे डिफिकल्ट है आज भी, नॉट इवन जस्ट इन इंडिया, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं भी अगर इसको इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये बहुत डिफिकल्ट क्लास है। क्यों? क्योंकि लीगैलिटीज के अंदर बहुत सारे पेपर्स के ऊपर साइन करो, उसके बाद करोड़ों रुपए आपको चाहिए रहेंगे टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी। फिर एक अगला आपके पास एक बैरियर आता है कि लिक्विडिटी, बेचने जाओगे तो वो करोड़ लगाने वाला कोई बंदा होना चाहिए जो उसको बाय कर लेगा। तो रियल स्टेट इज समथिंग जिसके अंदर अभी तक कोई चेंज नहीं आया, बड़ा मेजर चेंज नहीं आया, जिससे जो तीनों एसेट क्लास को इजी बना दिया है, टू इजी टू इन्वेस्ट, वो इजीनेस अब तक रियल स्टेट में नहीं आई है। एंड दैट्स वेयर अपना आईब्रेस का डिस्कशन हुआ था, एंड ये सेड कि यार ये करके दिखाना है। एग्जैक्टली मुझे भी इसी पॉइंट पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया था कि जब अपना डिस्कशन हुआ था कि यार जब गोल्ड और ये मतलब जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लास है वो सब डिजिटली अवेलेबल है। आई गेस तब तक तो हमारे पास टोकनाइज्ड वर्ड भी नहीं था दिमाग में, बस ये था कि ये सब डिजिटलाइज्ड है, सब डिजिटली अवेलेबल है। देन व्हाई नॉट रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। एंड जो अगेन आपने भी वही बोला था कि यार चूंकि पेपर वर्क इन्वॉल्व है, सारी चीजें मतलब जो लीगैलिटी के अराउंड बहुत सारी चीजें घूमती है। एंड सबसे पहले फिर हमने यही सोचा था कि आप इसकी लीगैलिटी क्लियरेंसेस के ऊपर सोचे कि ऐसा क्या किया जा सकता है। आपने आई गेस एक आपके फ्रेंड थे ना, लॉयर थे कोई, अजय भार्गव जी थे, हाँ उनसे आपने बात करी थी। खैतान एंड कंपनी दिल्ली के अंदर। हाँ उन्होंने सजेस्ट किया था। मतलब वो कॉन्वर्जेशन तो बहुत एपिक था, जब भी याद आता है मजा आता है। उनसे मिला, उनको पूरा अपना एडिशन शेयर करा कि ये सब कुछ डिजिटल हो गया, हमको इसको भी डिजिटल करना है, और इसके अंदर ऐसा कुछ छोटे छोटे चीज़ें करना है, पेपर स्क्वायर फीट जो अपना नाम था, वैसे कुछ स्टार्ट करना है। यू लाइक भाई तो निकल यहाँ से, यू आर द नेक्स्ट सहारा, यू आर द नेक्स्ट गोल्डन फॉरेस्ट, तुम लोग भी घोटाला करने वाले हो एंड जेल में जाओगे उनकी तरह। एंड वहां पे आई गेस फिर तरुण हमारा एकदम हाँ, ही वाज द सेवियर। सीनियर। उसने फिर बहुत अच्छे आई गेस तब वहीं पे यू इंट्रोड्यूस्ड अस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना, वी शुड ऑफर ब्लॉकचेन। लाइक व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट, क्यों सोचा था ये? मेजर थॉट यही था, देखो जब भी हम किसी भी डिजिटल असेट की बात कर रहे हैं तो अभी जो डिजिटल असेट है वो रिकॉर्ड होता है एक डेटाबेस के अंदर, मतलब बहुत बेसिक लेवल की कोई कई जगह है जहाँ पे वो स्टोर हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी आप ओन करते हो या कोई एक्स पर्सन ओन करता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो डेटाबेस में तो कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, मैं वो चेंज करके किसी और का नाम लिख दूंगा तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी।
तो हमारे पास प्रॉब्लम यही था, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि अगर कोई डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई भी छेड़छाड़ हो गई, कोई भी प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप चेंज हो सकती कभी भी। तो फिर हमने ब्लॉकचेन ऑप्ट करा, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर अगेन वही है कि जहाँ पे हम उस जो भी ट्रांजैक्शन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग जगह पे। तो कोई एक जगह अगर चेंज भी होता है तो दूसरी जगह से वो वेरीफाई हो सकता है। तो ब्लॉकचेन के थ्रू हमने हर जो हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको हमने उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है अलग अलग जगह पे। और कोई भी अगर ट्रांजैक्शन वैलिडेट करना चाहे तो वो कहीं भी पब्लिकली जाके उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकता है। उसको एक अश्योरेंस भी मिलता है कि हाँ मेरा ट्रांजैक्शन अगर लाइक आईब्रिक्स ऐप नहीं है तो भी वो ट्रांजैक्शन उसको दिखता रहेगा सालों साल, लाइक वो कभी मिटा नहीं सकता वो ट्रांजैक्शन। तो ये एक मेजर पॉइंट रहा है। तरुण से ये डिस्कशन हुआ था तो बिल्कुल यूरेका मोमेंट हुआ था, मैंने आपको कॉल किया था कि यार मिलते हैं। एंड आई गेस फिर आप अपने आपके ऑफिस पे मिले थे हम लोग, वो लॉकडाउन का ही टाइम था लेकिन उस समय थोड़ा बहुत वो निकलना शुरू हुआ था। तो हम लोग वो 3-4 लोग आए थे, पूरी बिल्डिंग खाली, उसके अंदर ऑफिस के अंदर हम लोग बैठे थे। एंड आई गेस देन वी हैड आवर फर्स्ट एवर मीटिंग ऑन आईब्रिक्स कि यार हाँ अब इसको करना है। एक ब्लैंक पेपर लेकर बैठे थे और बहुत सारे आइडियाज स्क्रिबल कर रहे थे कि ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये मॉडल हो सकता है, ये मॉडल हो सकता है। डू यू रिमेम्बर? यस आई रिमेम्बर। एंड उसके बाद अपन ने प्रॉपर्टीज को सिक्योर करने के लिए करा था। एक पॉइंट आया था कि आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा सिविल केसेस चल रहे हैं वो रियल एस्टेट के ही चल रहे हैं, तो अपन उसको कैसे सिक्योर करेंगे। एंड दैट टाइम अपन ने स्पेशल पर्पस व्हीकल को पढ़ा था कि व्हाट इज एसपीवी मॉडल, एंड उससे अपन ने प्रॉपर्टीज को सिक्योर करा था। एंड देन ये मॉडल लेके अपन ने जब सर को प्रेजेंट करा था कि सर अब देखो, अब हमने प्रॉपर्टीज के टोकन्स को सिक्योर कर दिया है। उस टाइम भी नाम टोकन्स आ गया था ना, नहीं तब तक पेपर स्क्वायर फीट था। नहीं, नाम तो पेपर स्क्वायर फीट पे ही थे हम, लेकिन हम टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस हो चुके थे तब क्योंकि अपन ने उनके सामने रखा था कि हमने प्रॉपर्टीज की जो ओनरशिप है, जो इंडिविजुअल ओनरशिप, उसको सिक्योर कर लिया है। दूसरा हमने प्रॉपर्टी को सिक्योर कर लिया है, तो हम अगले सहारा नहीं बनेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी भी उतनी ही रहेगी एंड टोकन्स होल्डर्स भी उतने ही रहेंगे। दे वोंट एग्जैक्टली। घोटाला नहीं होगा सीधा एंड उसके बाद आई गेस उन्होंने बोला था कि हाँ नाउ यू गाइस आर सीरियस अबाउट दिस एंड गोइंग इनटू गुड डायरेक्शन। एंड वहां से फिर आई थिंक द आइडिया ऑफ आईब्रिक्स वाज एक्चुअली सीडेड कि हमारा एक इनिशियल पीओसी हो गया था कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। एंड सोचा कि हाँ बस कर देते हैं, बनाते हैं, 6-8 महीने में लेके आएंगे मार्केट में। और 4 साल लग गए मार्केट से लाने में, 5 साल। रिमेम्बर अपन ने कितने लोगों से बात की। कोई डीजी शेयर की कंपनी थी जिसने बोला था मैं पूरा मेरा ब्लॉकचेन वो दे दूंगा एंड आप कर लेना। देन मोदी जी ने अनाउंसमेंट कराया कि नहीं, जितना भी डेटा है वो आपको इंडिया में रखना पड़ेगा, बाहर नहीं रख सकते हो। वी जस्ट पूरा उसको स्क्रैप करा पाने कि नहीं, लोग कुछ भी नहीं करना। नहीं और आई गेस तभी हम लोगों ने फिर पूरा प्लान करके डिस्कशन हुआ एंड फिर हम लोगों ने तरुण से भी बात करा कि यार अब इसको शुरू करते हैं डेवलपमेंट करना। एंड तरुण, दैट ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव अंडरस्टूड कि हाउ द आइडिया वाज सीडेड, हाउ लाइक हाउ वी बिल्ट आईब्रिक्स। लोगों को लगता है बस कंप्यूटर के पीछे बैठे कोड किया, 6 महीने लगाए, 2-3 लोगों को हायर किया और बन गया प्रोडक्ट। आई थिंक आईब्रिक्स की जर्नी ने सारे मिथ्स तो ब्रेक कर दिए हमारे लिए भी मतलब स्पेशली। लाइक ये किसी भी लाइक एप्लीकेशन या किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट में ये सबसे इजी पार्ट है जो आपने भी बोला कि 6 बंदों को लगाओ, कोड करो, बना लो, ये सबसे इजी पार्ट है। उसके बाद आता है जब कस्टमर उस एप्लीकेशन को यूज़ करता है, वहाँ से रियल वर्ल्ड फीडबैक आता है और वहाँ पे हमें समझ में आता है कि आपकी ऐप जो है वो कहाँ फेल हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहे हैं जहाँ पे हमको पता चला कि रियल वर्ल्ड में वो ऐप जो है हमारी फेल हो रही है, लाइक कोई साइन अप्स नहीं कर पा रहा है किसी कारण से अलग। तो पेपॉन वाला इवेंट जब फाइनली अपन ने उसको लॉन्च करा था एंड तरुण के लैपटॉप लेके कार में बैठा कार के अंदर भाई हमारा जो बल्कि आई गेस तरुण सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है पेपॉन को हाँ। कॉन्सर्ट एंजॉय करने के लिए। तो वही मतलब वही होता है कि वो सबसे इजी पार्ट है जहाँ पे आपने 6 महीने लगा के 8 महीने लगा के प्रोडक्ट बनाया है, 1 साल लगा दिया आपने, अच्छा प्रोडक्ट बना दिया। बट आप जब तक उसको कस्टमर के सामने नहीं लेके जा रहे हो आपका प्रोडक्ट किसी काम का नहीं, और वहां से फिर आपको रियल फीडबैक आना चालू होता है, वो प्रोडक्ट और अच्छा होते जाता है। तो व्हाट वर द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू फेस्ड इन द जर्नी ड्यूरिंग द जर्नी? लाइक टेक्नोलॉजी वाइज तो एक Technology ब्लॉकचेन wise, जो था वो उसको किस तरह से हम यूज़ करें, किस लेवल तक लेके जाए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो किस चीज़ को हम चूज़ करें वो एक बड़ा फैक्टर था। उसको हमने चूज़ करने में काफ़ी टाइम लगाया। और उसके अलावा आई थिंक दैट HR इज़ द मेजर थिंग, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजिंग पीपल इज़ द की।
एंड लेकिन दो पॉइंट मुझे भी याद आता है। एक तो सबसे पहला जिसमें तुम लोग मेरे से भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, यूआई पार्ट। हम लोगों ने थे यूजर इंटरफेस पे सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था, और वो कितनी बार चेंज करा। 3 बार। Because that was in IMA में जो अपन ने अपने प्रोडक्ट 2025 में लॉन्च करा था, राइट? तो उस टाइम पे फीडबैक थोड़ा सा 19-20 आया था, तो अपने वो एक्स को तब मेन बनाया था अपने इसमें कि वो फॉरवर्ड जाएगा, एंड दैट टाइम अपने पूरा अपना यूआई, अपना लोगो एंड सब कुछ बहुत सारी चीजें चेंज करी थी। काफ़ी चेंजेस So, क्या। I want to discuss on the struggle that we faced with the payment gateway part. ओके, तो वो फिर अलग चैप्टर है। लाइक वहाँ पे उनकी तरफ से कंप्लायंसेस काफ़ी थे, लाइक क्योंकि हम रियल स्टेट में हैं तो रेरा का अप्रूवल, अब हम बिल्डिंग बना नहीं रहे, हम कुछ और चीज़ बना रहे, तो उनको समझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट पार्ट था। तो नॉर्मल जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स थे वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे। तो फिर हमने डायरेक्ट बैंक्स से बात करी। जब हम बैंक्स को बताते थे, आईसीआईसी बैंक्स, आईडीएफसी बैंक, उनको जब समझाते थे, उनको बुलाया, समझाया कि ये हम करना चाह रहे हैं, इसमें हेल्प करो हमारी। काफ़ी कन्विंसिंग के बाद कुछ चीज़ें हमें मिली जो हमारे शायद मतलब वो, काम पे आ सकती हाँ थी। मतलब वो भी ऐसी थी कि बहुत यूज़र फ्रेंडली नहीं थी, बट एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए वो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। तो हमने वही, हमारा जो पहला जो पेमेंट सॉल्यूशन था वो एक अकाउंट नंबर के थ्रू हम करते थे। हर कस्टमर को अकाउंट नंबर दे के, वर्चुअल अकाउंट नंबर, और उसके थ्रू पेमेंट कराते थे। काफ़ी यूज़र के लिए काफ़ी हैसल है, क्योंकि उनको यूपीआई करने की आदत है। तो वो एक फैक्टर था। फिर उसी तरह से हमने दूसरे बैंक से बात करी, उनको समझाया, तो वहाँ से फिर यूपीआई के ऑप्शंस भी हमारे पास आ गए, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और ये सब धीरे धीरे करके हमने इनेबल करा। हाँ, आई गेस मतलब पूरे ऐप के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में आई थिंक पेमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट भी बना था, बिकॉज इट वाज एक्चुअली सेंसिटिव। मतलब वो हमने सोचा नहीं था कि वो इतना समय लेगा, बट वो एक अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कंप्लायंसेस इतने थे और वहाँ पे वो लोग इतना हेल्पफुल नहीं थे। बट वो अगेन वो समझाना, उन लोगों से कनेक्ट करना, उस लेवल पे कनेक्ट करना कि जहाँ पे हमको वो अप्रूवल्स मिल सके, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। एंड दो पार्ट जो और मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा। एक तो आशुतोष, अपना बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था कि जब तरुण टेक्नोलॉजी फ्रंट पे काम कर रहा था, एंड वी वर असाइंड फॉर द टास्क कि हम इसका टोकनाइजेशन कैसे करेंगे, क्या एल्गोरिदम्स होंगे, क्या प्लानिंग होगा। एंड एक चीज़ पे हम स्टक हुए थे कि यार, हाउ वी विल ऑडिट एनी प्रॉपर्टीज दैट विल लैंड ऑन आवर प्लेटफॉर्म। उसके लिए हम लोगों ने कुछ स्टेप्स बनाए, एंड आई गेस कि उसमें आपका एक्सपीरियंस काफी काम आया, और आपने जो पूरा बैकग्राउंड दिया कि यार हम ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज को वैलिडेट करेंगे और इस तरीके से टोकनाइज करेंगे, दैट वाज रियली ग्रेट थॉट। मतलब आई वुड से कि वो वाले पार्ट के अंदर एक्सपीरियंस अपना में काम आया, बट द मेजर पार्ट वाज कि जब दूसरे जो वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स थे एंड जो लीगल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने अपन को ये चीज़ सजेस्ट करी कि कैसे आप अलग अलग कैसे डॉक्यूमेंट्स को निकालना है, क्योंकि वही लीगल पार्ट की डॉक्यूमेंट्स, सिविल केसेस इतने चल रहे किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लेके कि ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स निकालना, प्रॉपर्टीज़ को सर्च करना, उनकी डिटेल्स निकालना कि वहाँ पे कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, प्रॉपर रजिस्ट्री उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई, ऐसा तो नहीं है कि 3 लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी दिया, नहीं कि पर्सन ने शिफ्ट कर दी हो। तो वो रिसर्च, मतलब आई स्टिल रिमेंबर अपनी यार फर्स्ट प्रॉपर्टी, आई वोंट से द नेम ऑफ द कंपनी, बट अपन को उसको रिजेक्ट करना पड़ा था क्योंकि अपन ने उनको गलती निकाल के दी थी कि तुम्हारे उसमें गड़बड़ है, इसलिए हम नहीं करेंगे। सो आई थिंक आज भी अपने साथ जो एक बड़ा चैलेंज फेस ओपन करते हैं प्रॉपर्टीज को इनकॉर्पोरेट करने के अंदर, वो होता है ड्यू डिलिजेंस। कि ड्यू डिलिजेंस में आज बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी, बहुत सारे बड़े बिल्डर्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो स्टक हो जाती है, एंड क्योंकि अपन वो छोटी गलती निकाल देते देसी क्या, जब बाकी उन्हें इग्नोर कर दी, उन्हें इग्नोर कर दो, बट वी आर लाइक नहीं यार, आज उस गलती के चक्कर में फ्यूचर में हमारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली, एंड वो काफी मतलब हमें इस चीज के ऊपर तो स्टैंड करे कि वी विल दो विल गेट फ्यू प्रॉपर्टीज, बट वी विल गेट गुड प्रॉपर्टीज कंप्लीटली विथ कंप्लीटली लीगल क्लियरेंस, ड्यू डिलिजेंस किया हुआ, एंड फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यूएशन, एंड प्रॉपर्ली टोकनाइज्ड। वो तो काफी इम्पैक्टफुल था। तो आपको वाली चीज़ याद है वैल्यूएशंस के ऊपर, एंड स्टिल एक बड़ा पार्ट रह गया था कि वो कंपनीज मना कर देती कि ये फोकड़िया काम हम नहीं करने वाले। एंड आज जब अपन इस जगह पे स्टैंड करते हैं, तब वो कंपनीज अपने पास आगे होके आ रही है कि हाँ ठीक है, अपन वो वाला जो आपने 3 साल पहले आपसे जो बात करी थी, वो अब हम वो अब हम करने का तैयार आ रहे हैं। वही मतलब अडॉप्टेशन में काफ़ी टाइम लगा, लोगों को समझने में ही काफ़ी टाइम लग गया कि उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ कि हाँ नहीं ये चीज़ है और ये लोग कर सकते हैं। शायद यही फैक्टर था। आई स्टिल थिंक यार, अपन एक टीयर 2 सिटी के अंदर, इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, उसके टीयर 2 सिटी के अंदर, दैट टू वो टीयर 2 में शायद अपनी दो कौन सा नंबर था, 5th 6th पे होगा कम से कम।
टीए हाँ। टू की भी रैंकिंग है हाँ, इतना तो काम करा है। एंड उसके बाद भी आज अगर अपन टोकनाइजेशन को देखें तो वी आर स्टैंडिंग इन इंदौर जिसने टोकनाइजेशन को लॉन्च कर दिया है इंडिया में स्टिल देयर आर जस्ट 2 कंपनीज एंड दैट टू वर्ल्ड के अंदर लिमिटेड कंपनीज टोकनाइजेशन करते हैं सो इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग कि एग्जैक्टली अपन ने टोकनाइजेशन को कहाँ से कहाँ लेके आ गए हैं एंड वी आर डूइंग समथिंग जो वर्ल्ड वाइड हो रहा है वर्ल्ड में बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स कर रही है गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है एंड वी आर डूइंग दैट इन टीए टू सिटी ऑफ इंदौर ऑफ इंडिया यार मूविंग फॉरवर्ड आई बिलीव एक ऐसा मोमेंट है जिसके बारे में तो मैं बात करना चाहूंगा विच रियली हेल्प्ड आईब्रिक्स टेक द शेप व्हाट इट इज टुडे दैट इज IMA कॉन्क्लेव 2025 बिकॉज आई गेस उस समय हमारे पास बस एक MVP था we were not having very of working full-fledged product properly and we thought कि यार IMA चलते हैं वहाँ पर एक stall करेंगे क्योंकि we understand the gentry that comes over here comes over there and उनसे हमारा एक thought था कि discussion करेंगे idea share करेंगे and figure out करेंगे कि यार उनके क्या responses हैं जो हमारे actual target customers हैं how was it कैसे reactions थे क्या feedbacks थे See, I would say कि 2025 was IMA का conclave था that was a boost to us क्योंकि at that time we got two things. First was the validation कि ये idea अच्छा है. दूसरा was the application end कि application yes जो अपने बनाई है उन लोगों को easy लगा उनके लिए वो UI जो था वो अच्छा था उनको difficulty नहीं थी कि उसको कैसे use करेंगे कैसे download करेंगे कैसे investment करेंगे. So I think वो दोनों चीज़ बहुत अच्छी थी and for me the best part was when Nadir Godrej ji came to our stall एंड उनको जब अपन ने बताया कि सर हम ये टेक्नोलॉजी को हम इसे लेके जा रहे हैं एंड दिस इज हाउ वी आर चेंजिंग हाउ द रियल स्टेट विल वर्क ही वाज क्वाइट शॉक ही वाज अवेयर अबाउट फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट बट अबाउट टोकनाइजेशन आई एम सो ग्लैड आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल हिम एंड ही वैलिडेटेड द आइडिया एंड ही सेड कि यार इट इज द फ्यूचर दैट इज कमिंग एंड मतलब ही जस्ट वैलिडेटेड एंड आई वाज सो श्योर कि चलो अपन ने सोच के इसको आगे बढ़ा रहे इट विल डेफिनेटली वर्क Your conversation, you had a conversation with Nilesh Shah, right? yes. So Nilesh Shah is from Kotak Mahindra Bank and जब हमने उनको ये आइडिया के बारे में बताया तो ही वॉज इनटू सिक्योरिटीज तो उनका जो बैकग्राउंड था वो इक्विटी म्यूचुअल फंड और इसमें काफ़ी था तो वहाँ से जब मैंने उनको रिलेट कराया कि ये चीज़ अब हम कर रहे हैं इसको हम आगे लेके जा रहे हैं तो वो भी काफ़ी लाइक सपोर्टिंग थे उस टाइम पे कि वो बोल रहे थे कि ओके दिस कैन बी समथिंग ह्यूज वहाँ से भी एक कहीं ना कहीं वैलिडेशन मिल रहा था कि हाँ भाई जो हम कर रहे हैं लाइक व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज गोइंग टू बी ग्रेट With our MVP, as you said, अपन जब वहाँ गए थे ना दैट वाज समथिंग कि भाई अब कोई पीछे नहीं देखना कोई कुछ भी बोले कोई कुछ भी करे वी आर गोइंग फॉरवर्ड एंड दिस विल बी ह्यूज बट वहाँ पे जैसे हमें और क्या क्रिटिकल फीडबैक मिले विच हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट मैं एक फीडबैक बता सकता हूँ जैसे मुझे लग रहा था कि हमारे इसमें बेसिकली KYC होता है तो KYC जो स्टेप होता है वो कहीं ना कहीं कस्टमर को रिलेक्टेंट बना रहा था प्रोडक्ट यूज़ करने में तो हमने इनिशियल साइनअप में उसको रिमूव कर दिया वो फीचर उसको जब आप इन्वेस्ट करते हो तभी आपको KYC करना पड़ता है तो एक कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल फीडबैक था जो हमने मतलब ऐप पर्सपेक्टिव पे देखे तो ये हमने इनकॉर्पोरेट करा ऐसे कि कस्टमर लास्ट 4 5 years के अंदर बहुत ज़्यादा ये हो गया कि डेटा सिक्योरिटी एंड मेरा डेटा कोई चुरा तो नहीं लेगा मेरे बैंक अकाउंट सबका पैसे तो नहीं कट जाएगा अबाउट साइबर सिक्योरिटी एवरीथिंग तो आई थिंक वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फीडबैक मिला था क्योंकि अपन उस एंड पे ज़्यादा वर्कआउट नहीं करा था एंड यस इट हेल्प अस क्योंकि वो MVP प्रोडक्ट था सो इट हेल्प अस कि कैसे अपन को स्टोर ज़्यादा सिक्योर बनाना है कैसे अपन को चीज़ें इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर उसको शिफ्ट करना है सो यस आई वुड से कि वो बैक एंड वर्क ज़्यादा था फ्रंट एंड के अंदर अबाउट द आर UI अबाउट आर टेक्नोलॉजी सभी का बहुत अच्छा था कि यस इट इज़ गुड अपन ने धीरे धीरे उसको एक्सपांड करा एंड वो तो जर्नी कभी एंड नहीं होगी एंड लीगल फ्रेमवर्क्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हमारे पास कि हाउ वी आर हैंडलिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत सारा पेपर वर्क पे भी काम किया एंड चीज़ों को इम्प्रूव करा यूजुअली क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ रियल एस्टेट में हमारे इसमें एक नॉर्मल एग्रीमेंट होता है कि आप ये प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो उसका आपने एग्रीमेंट कर लिया आगे आगे ये पेमेंट शेड्यूल रहेगा सो आई रिमेंबर वहाँ पे जब अपन कर रहे थे अपन एक सिंगल एग्रीमेंट के वो वर्क कर रहे थे कि अभी वो लाइक कि ठीक है ना एग्रीमेंट ही है बट यस वहाँ पे जो फीडबैक्स आया था उससे अपन को पता चला था कि नहीं वी नीड अ प्रॉपर लीगल काउंसलिंग जिससे नहीं छोटे से एग्रीमेंट से नहीं होगा वी हैव टू सी द वर्स्ट केसेस एंड द मतलब एकदम वर्स्ट आपको हाई एंड्स पे जाना पड़ेगा एंड दैट यस इट हेल्प अस कि अपन हाई एंड्स के ऊपर गए कि कैसे एग्रीमेंट्स को सिक्योर बनाना है कैसे मल्टीपल एग्रीमेंट्स अपन को बनाना है कि
कौन सा एग्रीमेंट कहाँ पे यूज़ आएगा। स्टार्टिंग में तो अपना हर चीज़ का एक ही एग्रीमेंट था, कोई एक टोकन बाय करे, 10 टोकन बाय करे, कोई किसी प्रॉपर्टी में बाय करे, सबको एक ही एग्रीमेंट था। बट येस वी चेंज्ड इट एंड आई वुड से कि एक और चेंज आया था अबाउट द वो ई साइन जो अपने करा था, कि ई मुद्रा से जब अपन ने ई साइन को अपन लेके गए थे, ये कैसे उसका ड्यूटीज भी बढ़ाएगी एंड ई साइन हो जाएगा। सो इट मेड अस इजी कि लोगों को ट्रस्ट बहुत इजीली होगा, क्योंकि इट विल रिक्वायर देयर आधार कार्ड नंबर एंड एवरीथिंग। तो वो एक सिक्योरिटी भी आ गई थी एंड ये भी आ गया था कि हाँ यार, मैंने अगर कोई डॉक्यूमेंट दिया है तो मैंने मतलब फिजिकल साइन नहीं करे, क्योंकि पीपल लोगों की आदत थी ना। मतलब आज भी अगर आप सारे ऐसे क्लास में देखोगे तो रियल स्टेट इज समथिंग जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। आज भी वो 10.13% का जीडीपी शेयर करता है रियल स्टेट। तो लोगों की एक आदत बन चुकी थी कि नहीं, रियल स्टेट में करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो 10 एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे, वो 100 पेजेस एग्रीमेंट रहेगा, वो साइन करना पड़ेगा। एटलीस्ट लोगों को जब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अपने दिया तो उनको एक्सेप्टेंस आया कि हाँ वो एग्रीमेंट तो है, बस वो ई साइन हो रहा है। सो True. देखो, आप टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाना है तो आप एकदम से नहीं ला सकते, यू हैव टू डू विद स्मॉल स्टेप्स। तो वो स्मॉल स्टेप्स अपने फॉलो करें। एंड पता है, वही मैं अगले क्वेश्चन में आ रहा था कि जो आईब्रिक्स की बिल्डिंग हुई, मतलब इट वाज नॉट लाइक एनी यूजुअल आइडिया कि मुझे एक ई कॉमर्स बनाना है या मुझे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है। इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लाइक हाउ उबर और जोमेटो वुड हैव आइडिएटेड देयर आइडिया एंड देन बिल्ड द प्रोडक्ट एंड देन केम एंड एक्वायर्ड द मार्केट। इस पूरे जर्नी में खासकर तरुण और आशुतोष, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि चलो हम लोगों ने अपने अपने रोल्स डिवाइड किए, मुझे को एक रोल दिया गया, वो बिल्कुल ही अलग रहा, आप दोनों के रोल बिल्कुल अलग थे, क्योंकि आप लोगों का रोल फ्रंट एंड पे बहुत ज्यादा था। इस 4-5 साल में कभी भी ऐसा लग रहा था यार क्या कर रहा हूँ यार, क्यों कर रहा हूँ यार? आई वुड से बिफोर 2025 ये लग रहा था आई इवेंट के पहले कि यार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यू रिमेम्बर अपन ने वो करा था, मेटा ने कुछ एक वर्चुअल वर्ल्ड लॉन्च करा था फेसबुक ने। हाँ तो उसमें था कि आप जाके नाइकी के शूज जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं आप वो वर्चुअल वर्ल्ड में ले सकते हो। इट वाज लाइक कि वो गेम्स के अंदर अपन अवतार चेंज करते थे वो पबजी में। तो अपने बहुत सारी रिसर्च करी थी, लाइक वो वर्चुअल गेम्स को अपन ने सर्च करा था, अपन ने क्या था वो अर्थ 2.0 करके था, उसे हाँ। अपन ने वेरीफाई करा था। जिसमें प्रॉपर्टीज हाँ, मतलब टोकनाइजेशन पे आने के पहले भी Yes. बहुत सारे आइडियाज को फिर वो डिस्कशन एक करा था। स्पेन का आया था कि कैसे वो एफोरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड से वो फंड्स कलेक्ट कर रहे थे एंड दे स्टार्टेड विद पेपर स्क्वायर फीट वाला हाँ, उन्होंने ट्रीज बेचने का ऐसा कुछ Yes. कॉन्सेप्ट कि ट्रीज के अंदर आप वो $100 इन्वेस्टमेंट करो। सो इट वाज लाइक मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी आप कोई सी चीज सेल कर रहे हो या कोई सी चीज आप बना रहे हो ना, देयर इज समथिंग इन योर हार्ट जो आपको बताता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। वो एक हमेशा होता है। एंड आई थिंक जितने आइडियाज के ऊपर वर्क करिए मैं सबको रिजेक्ट कर रहा था, आई थिंक सभी के अंदर वो वाली चीज थी कि नहीं यार ये सही तो नहीं है, ये अपन जिस डायरेक्शन में अपन प्लान कर रहे हैं वो नहीं है। बट द टोकनाइजेशन आइडिया है वो समथिंग कि नहीं, ये आइडिया इज समथिंग कि जिसमें लोग एक्चुअल में एक रियल चीज मिल रही है, एक्चुअल में वो रियलिटी करनी चाहिए, दे वोंट बी जस्ट लिविंग इन द वर्चुअल वर्ल्ड। And मतलब कि coming up to the idea of tokenization in 2020 and seeing our leaders talking about tokenization in parliament in 2026, we have really came a long way. I think for me that realization की या सोचना इस बारे में कि ये फेल हो गया है, वो लाइक मेरे इसमें तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया ये पॉइंट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम असेट क्लास की बात कर रहे हैं और जब हम बात कर रहे हैं कि रियल स्टेट नहीं है उस क्लास में जहाँ पे हम इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो देयर इज़ अ फ्यूचर, वो वहाँ पे फ्यूचर है। तो हम भले ही छोटा सा पार्ट है बट वो पार्ट है और वो आगे बहुत एक्सप्लोर होने वाला है। तो ये मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से ही माइंडसेट में है। 6 मंथ्स अभी अ मंथ बैक एक सर्वे आया था कि लास्ट 1 क्वार्टर के अंदर कितनी रजिस्ट्रीज, कितने लीगली लोगों ने प्रॉपर्टीज को बाय करा है। उसका जो फिगर था दैट वाज अराउंड 1 लाख। अब आप सोचो कि एक मतलब 140 करोड़ की जनता है, उसमें से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा है। सो आज भी जो अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन रियल एस्टेट, बट दे डोंट हैव एनी टूल्स, उनके पास कुछ भी नहीं है। एंड अपन ने वो टूल उनको बना के दे दी कि यस यू कैन इन्वेस्ट। I actually agree to this. I'll circle back to our एक पॉइंट जो हमने पहले डिस्कशन करा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये नहीं, जैसे रियल स्टेट इन इंडिया आई वोंट से इज अ नीश एसेट क्लास बट इट इज द डिफॉल्ट एसेट क्लास। लाइक ज्यादातर जो मतलब जब हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल की बात कर रहे थे, जब हम लोग आपके बाकी की प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे थे, कि अब जिनको भी हम टारगेट कर रहे हैं उनकी फैमिली डीपली इन्वेस्टेड है रियल एस्टेट में, लेकिन वो पर्सन इंडिविजुअल लेवल पे रियल एस्टेट में नहीं इन्वेस्ट कर पा रहा है, करना चाह रहा है क्योंकि फैमिली कर रही है,
बट कर नहीं पा रहा है बिकॉज एक्सेसिबिलिटी वाली चीज, क्योंकि और वही चीज आज म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, गोल्ड, ईटीएफ्स, ये सब क्विकली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के आप बस फोन पे गए, आप 5 मिनट में करके बाहर आ सकते हो। 5 मिनट में मैं रियल एस्टेट क्यों नहीं खरीद सकता? यू रिमेम्बर डिस्कशन विद योर अंकल जिन्होंने बताया था कि आज से 20 इयर्स बैक जब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता था तब इसे 100 रुपए में नहीं होता था। हाँ एट दैट टाइम वहाँ पे तब भी 1-2 लाख, उस टाइम के 20 साल पहले के 1 लाख रुपए कम से कम चाहिए रहते थे टू इन्वेस्ट 100 शेयर्स। आपको अलाउड ही नहीं था कि आप हाँ, शेयर आप बाय कर सकते। डिमांड ड्राफ्ट बनवाते थे बैंक से, डिमांड ड्राफ्ट को फिर और वो स्टेशनरी से आप फॉर्म्स लेते थे, फॉर्म्स भरते थे कि ये शेयर चाहिए, फिर वो डिमांड ड्राफ्ट के साथ आप उसको कुरियर करते थे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, फिर वहां से आपको शेयर आते थे। मतलब एक्चुअली वी हैव सीन सच अ रिवॉल्यूशन इन दीज एसेट क्लास आल्सो। एंड अभी रियल एस्टेट में वही तो हो रहा है, अभी भी आप वही कर रहे हो कि आप पहले वो चेक बना के डीडी बना के उनको दोगे या फिर आप आरटीजीएस कर दोगे, उसके Correct. बाद में फिर आप बहुत सारे पेपर्स को साइन करोगे। आफ्टर दिस संपदा 2 जो अभी इन एमपी में लॉन्च हुआ है, उसके बाद भी आज भी प्रोसेस वही है कि वन पहले वो 3 डेज को कम किया 1 डे कर दिया, बट आज भी प्रोसेस वही है कि आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करना है। एंड व्हाट वी आर चेंजिंग इज कि जैसे वो 1 लाख रुपए से उन्होंने उसको 100 रुपए पे लेके आ गए, तो वैसे ही अपन चेंज कर रहे हैं। सो आई थिंक येस इट इज द फ्यूचर, क्योंकि रियल एस्टेट में कौन नहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा। चलो आई विल जंप फॉरवर्ड थोड़ा सा। वी स्टार्टेड दिस विथ IMA Conclave 2025. Now, how was the journey from IMA Conclave 2025 to being the title partner of IMA Conclave 2026? Just from a stall owner to title partner, what was the feeling? आई वुड से कि जर्नी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थी स्टार्टिंग में, तो क्योंकि वहाँ से जो फीडबैक लेके अपन आए थे एंड उस फीडबैक के वो जो वर्किंग करने का प्लान करा था, सो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स, फिर वो बैक एंड को अपन को सही करना था, अपन को फ्रंट एंड को सही करना, क्योंकि एमवीपी मॉडल को आप लेके लॉन्च नहीं कर सकते थे। तो आई गेस इट टुक ऑलमोस्ट 9 मंथ्स की आपको बहुत ज़्यादा अपन को मेहनत करनी पड़ेगी कि इसके अंदर ये चेंजेस करो बिफोर, मतलब दैट टू अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका था एक तरह से। सो आई थिंक जब अपन 2026 में IMM पहुंचे थे, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग, क्योंकि तब तक अपने मतलब आपने मार्केटिंग बहुत अच्छी कर दी थी आइब्रिक्स की, लोग जानने लगे थे आइब्रिक्स को। फ्रेशर इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी जो आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे जो ब्रांड्स थे, उन्होंने खुद को पब्लिकली अवेयरनेस पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था। सो जब 26 में अपन गए थे एंड एट दैट टाइम वी मेट हीरानंदनी सर, एंड ही वाज लाइक कि आई जस्ट आस्क्ड हिम अ स्मॉल क्वेश्चन कि सर रियल फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में आपका कैसे है, एंड ही वाज लाइक अरे फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इज अमेजिंग, एंड सब उन्होंने तारीफ करी फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट की। देन वी टोल्ड हिम कि सर मैं आइब्रिक्स से हूँ एंड वी आर डूइंग द फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट एंड वी आर स्टार्टिंग इन द। सो ही वाज लाइक कि ठीक है, एट दैट टाइम देयर वर मेनी पीपल, उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया, उन्होंने ज़्यादा कुछ रिप्लाई नहीं दिया। बट व्हेन ही केम टू आवर स्टॉल एंड आते से उन्होंने बोला आइब्रिक्स फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, इट वाज लाइक भाई याद है इसको। I did this that क्योंकि मैं उस समय स्टॉल पे था। I remember, मतलब I was seeing a 70-year-old child. Oh, हाँ, कि मतलब कि वो जब आए, I think we will put that video also in this while talking about this, कि वो आए और मतलब वो खुशी से जब करते हुए आए कि फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, you guys are creating the future। मतलब इट वाज लाइक वो बंदा 70 साल का है, इस एज में तो बहुत से लोगों को सुनाई भी नहीं देता, बट मुझे अपना आइब्रिक्स नाम बता दिया मैंने केम टू आवर स्टॉल, उनको उनको याद याद रहा, रहा। एंड ही वाज लाइक यार यू आर डूइंग द फ्यूचर थिंग। That was the biggest validation in my life or in my journey of Ibrix so far. I think that one more thing that कि 2025 में जब हम थे तो वहाँ पे सिर्फ साइन अप्स थे और 2026 में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे। Investment हो रहे थे, तो we had I- active investors as well. करेक्ट, तो वो एक मेरे लिए अलग पॉइंट था कि हम लोग एक्चुअल लोग ट्रस्ट करके हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे हमारे उनकी और हमारी एक जर्नी अब आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही, तो वो एक वैलिडेशन पॉइंट और था। राइट, अपने पास अपने यूजर्स थे, इन्वेस्टर्स थे जो वहाँ पे खड़े होके अब ये नहीं बोल रहे थे अच्छा आपकी बेटा एप्लीकेशन अच्छी दिख रही है, हाँ। यार दे वर सेइंग कि बेटा एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कैसे करना है ये बताओ। आई स्टिल रिमेम्बर द आंटी वो आई थी, हाँ। बोला कि ये टोकन जो है ना ये तुमने बहुत अच्छा आइडिया निकाला है, मैं पहले आरडी करती थी, अब मैंने एक हिस्सा इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करा था। हाँ, सो दैट वाज समथिंग कि यार यही तो हम बताना चाहते लोगों को कि Correct. यू डू दैट बट ये भी करो। Exactly. आज भी मतलब अभी तक we have done lot of offline activation because I believe कि Ibrix concept ऐसा है जो हमें physically लोगों तक जाकर अभी explain करने की ज़रूरत है। एंड यही चीज़ मैंने उनको बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ कि रियल स्टेट में तो आप इन्वेस्ट कर मतलब कि करोगे ही। अब रियल स्टेट को मेंटालिटी क्या है कि आप एक बार में गए 10 लाख 50 लाख रुपए डाला और एक खरीद के आ गए।
आप 10-50 लाख रुपए एक बार में स्टॉक मार्केट में डालते हो क्या? मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्यूमुलेटिव ले रहे हो आप। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपके पास हॉस्टल का है, थोड़ा सा होटल्स का है, थोड़ा सा फार्म लैंड का है, थोड़ा सा अपार्टमेंट का है, थोड़ा कमर्शियल में है, तो इट कुड क्रिएट अ वेरी गुड रियल एस्टेट पोर्टफोलियो फॉर यू। So there is no term like real estate portfolio as of now in digital. एग्जैक्टली So we can- रियल एस्टेट पोर्टफोलियो जब तक हम सबसे पहले हम अपने पेज पर लेकर आए, उससे पहले रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बोलकर कुछ नहीं था। रियल एस्टेट में लोग आपकी उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती थी, उनकी प्रॉपर्टीज होती थी कि आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या है, बट कोई रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बोल के तो टर्म्स नहीं यूज करते थे। आई स्टिल रिमेंबर अपन एक ओपन मीट करी थी, ओपन मीट में एक अंकल आए थे, तो उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपका कितना पोर्टफोलियो रियल एस्टेट में है? तो उन्होंने रिप्लाई दिया था, यार मेरा पोर्टफोलियो ना अराउंड 90% उसमें है, 10% गोल्ड के अंदर, वो भी मेरी बीवी ने जबरन पर खरीद लिया। सो मैंने उनसे पूछा कि सर क्यों है, 90% क्यों है? तो उन्होंने बोला, बेटा जब मैं मरूंगा तो मेरे को ये थोड़ी दिखाना है कि मेरे पास 100 करोड़ के शेयर्स है, मेरे को दिखाना है मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो लेके मरना है मेरे को। तो सो आई वाज लाइक कि सही यार, जनरेशनल वेल्थ जिसको अपन बोलते हैं वो कहीं ना कहीं इसी से बनता है, नॉट विथ स्टॉक मार्केट और समथिंग। वो तो सब एक टाइम के बाद वो कंपनी डिपेंडेंट होता है, आई वुड से, कि कौन सी कंपनी के आप शेयर्स बाय करो, कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन कैसा कर रहा है। लाइक बहुत सारी कंपनीज इन्होंने एक टाइम पे बहुत अच्छी वर्क करी थी, बट उसके बाद कुछ कुछ कॉम्पिटिटर्स आ गए, कुछ आ गए एंड दे फेल डाउन। तो जनरेशन वेल्थ हमेशा रियल एस्टेट से बनती है कि वो लिमिटेड है। आज अगर इंडिया का अगर लाखों करोड़ों स्क्वायर फीट का हेक्टेयर्स का एरिया है तो वो लिमिटेड है, वो कभी उससे बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा नहीं, That- अर्थ इज लिमिटेड, वी Yes. कैन नॉट रिक्रिएट द अर्थ। एग्जैक्टली। सो वो उनकी लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी थी कि मैं मरने पे दिखाना चाहता हूँ कि वो उस करोड़ों की प्रॉपर्टी है, नॉट कि करोड़ों के शेयर्स है। दैट ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि इंडिया में जो माइंडसेट है रियल एस्टेट को लेकर, वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब आई डोंट नो कि इफ आई हैव एन एग्जैक्ट वर्ड कि हाउ टू डिफाइन इट। जैसे मुझसे आप लोगों ने भी ये चीज़ बहुत क्वेश्चन करा था व्हेन आई पिक द कलर रेड फॉर आईब्रिक्स। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बात करते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, ग्रीन क्यों नहीं है, रेड इज फॉर लॉस, ग्रीन इज फॉर प्रॉफिट, तो आप रेड पे क्यों जा रहे हो, क्यों आपका रीजन है? व्हाट्स योर टेक व्हाई वी चूज रेड? if I have to relate real estate with colors, I will choose red. रियल एस्टेट के तो ग्रीन से कलर Nine. अब I'll tell you Real estate, farmland is equal to हाँ, green. Real मेरे- estate is red. मेरा लॉजिक भी इसी चीज पे था कि ग्रीन का दो एसोसिएशन है, एक तो एग्रीकल्चर, तो वो मुझे पहले उस थीम से तो मैं लेना नहीं चाहता था। दूसरा, ग्रीन इन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज मोस्टली डिराइव्ड नैरेटिव फ्रॉम द वॉल स्ट्रीट वाला पूरा जो माइंडसेट है। अगर मैं बोलूं कि ग्रीन माइट बी द कलर फॉर वेल्थ, बट रेड इज द कलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जो Correct. हम बात कहते हैं वी आर भारत फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, मेरा पूरा साउंड भी यही से था कि आई वांट दिस कंपनी टू बिल्ड फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। कि और रियल एस्टेट का जो एक्चुअल प्राइड है, जमीन का जो एक्चुअल प्राइड है प्रॉपर्टी का, वो भी इंडिया के अंदर ही रहा है। एंड इफ यू विल सी कि एनीथिंग दैट वी डू इन इंडिया somehow starts with red. When we are inaugurating a new property, हम रिबन भी लाल काटते हैं, हम कोई पूजा करते हैं तो हम टीका भी लाल लगाते हैं, कोई भी चीज़ आप करते हो फायर का कलर भी रेड होता है। एंड जब हम टोकनाइजेशन की बात कर रहे थे तो हम लोग इसीलिए नाम पे भी बहुत ज़्यादा जब सोच रहे थे पेपर स्क्वायर फीट, मैं बोला था कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ रियल एस्टेट, दैट इज अ ब्रिक, दैट इज ऑल्सो रेड। जब हमें आईब्रिक्स जो नाम भी हमें लेना था, तो हमने यही थॉट पिक किया था कि जो महाराजा अग्र सिंह की जो फिलॉसफी की, उनके अग्रवाल समाज में जब भी कोई एंटर कर रहा था, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ नेमिंग ऑफ हाइब्रिक्स कैसे हुआ, कहाँ से हम चालू करे थे और कहाँ फिर हम लास्ट कैसे पहुंचे, स्टार्टिंग से स्टार्ट सो वी स्टार्टेड विद पेपर स्क्वायर फीट। यस, वी स्टार्ट विद पेपर स्क्वायर फीट, कि वही Basic प्री वाला था कि वो स्क्वायर हाँ। फीट अपन बेच देंगे, एक चेयर जितना बेच देंगे। एंड देन तूने क्या क्या नाम सोचे थे? Brick. वो था ब्रिकेट करके कुछ। हाँ। आई थिंक केशव आप हाँ, अरे यार मैं भी नाम तो बहुत सारे भूल गया। ब्रिकेट है ये, ब्रिकेट था एक, हाँ, मुझे याद है, फिर ब्रिक्स हुआ, हाँ। पर ब्रिक कैसा है इस बारे में एक ईंट फिलोसफी वाला था, तो वो
वही वो स्मॉलेस्ट यूनिट वाला कॉन्सेप्ट हाँ था। स्मॉलेस्ट यूनिट वाला कॉन्सेप्ट था ब्रिक को लेकर, एंड फिर बाद में उस चीज को रिलेट हमने किया था आई ब्रिक जो लाए थे। वो स्मॉलेस्ट यूनिट में अपने वो सीमेंट भी दिख रहे थे। सीमेंट मिट्टी बहुत कुछ देखी थी हमने। मिट्टी के बाद ही तो वो आया था, माइक्रो मिट्टी भी तो नाम आया था उसमें। लेकिन आई गेस माइक्रोमिट्टी अपने इनकॉर्पोरेशन के बहुत बाद आया था। इसीलिए अपन ने फिर उस पर नहीं गए थे। हाँ हम लोगों ने नाम तो आई गेस 2022 तक हमने फाइनल कर लिया था। रजिस्टर नहीं करना था, रजिस्ट्रेशन लेट हो गया था। तो उनका कॉन्सेप्ट ये होता था अग्रसेन महाराज का कि जब भी कोई उनके मतलब कि किंगडम में जाता था तो दे वर गिफ्टेड विथ 1 रुपीज कॉइन एंड 1 ब्रिक, 1 रुपया और 1 ईंट देने का कॉन्सेप्ट था कि विद ब्रिक यू बिल्ड योर होम एंड विथ 1 रुपया यू बिल्ड योर वेल्थ। बट इट्स लाइक कि वहाँ की पॉपुलेशन अगर 20,000 लोग है तो 20,000 लोग उनको 1 रुपया और एक ब्रिक देते थे। तो ये दे ऑलरेडी हैड वन मतलब 20,000 ब्रिक सीड इन्वेस्ट, हाँ they can call it. तो ये एक्चुअली दैट वाज द टाइप दे यूज्ड टू डू क्राउड फंडिंग इन दैट मैनर। एंड हमारा भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही था कि भाई आप उस छोटे छोटे तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वहां से फिर वो आई ब्रिक आया था, 1 रुपया और 1 ब्रिक वाली चीज, और आई से इन्वेस्टमेंट भी रिलेट हो रहा था। कॉइन भी इसलिए आई, कॉइन भी इसलिए एग्जैक्टली वहीं से वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। एड्रेस लेने का पूरा कॉन्सेप्ट यही था कि प्रोस्पेरिटी। रियल स्टेट को इंडिया में डिफॉल्ट एसेट क्लास इसलिए भी देखा जाता है बिकॉज इट इज लेस सीन एज इन्वेस्टमेंट, मोर सीन एज प्रॉस्पेरिटी। दैट्स व्हाई वी Correct. चूज ऑन स्टार्टिंग में एक बार तिलक लगा दो, उसके बाद काम। So this was a complete thought, my thought behind the branding of iBricks. नाइस। आई स्टिल थिंक कि इंडिया में अभी भी क्या होता है कि या तो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो किसका जीरो होता है, पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, और या तो होता है तो सीधे 100% होता है। मतलब वो जब तक रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो 100% जब नहीं तक होता उसको है, टेस्ट नहीं करा है तब हाँ। तक वो ठीक है, बट जैसे ही टेस्ट करते हैं तो Yes. पूरा इधर शिफ्ट है। तो ये तो मैंने भी देखा है। एंड रीजन वही है ना कि हाई एंट्री है, तो भैया पैसा लगाना है तो हर जगह से पैसा निकाल लो, एफडी से निकाल लो, गोल्ड से निकाल लो, सब जगह से पैसा निकाल लो एंड देन इन्वेस्ट इन अ सिंगल थिंग। तो रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो अब अपने यूजर्स जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। नाउ इंडियंस कैन बिल्ड दैट। So December 9th, 2025 was the day we got live. We went live from Pepon event, I guess. यस, वो पहला दिन था जब हम लोग लाइव गए थे। तरुण has already started smiling. तो तरुण मैं चाहूंगा ये वाला एक्सपीरियंस तो तुम ही शेयर करो। लाइक मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम कुछ ऑफर्स लेके आए थे। इवेंट 20th को था, 9 को हमने हमारी एप्लीकेशन लाइव कर दी थी और उसमें कुछ ऑफर्स थे, लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे थे। हम मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि लाइक अब रियल कस्टमर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा था। जब मेन इवेंट था क्योंकि वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोग, 5,000 ओके बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि सिस्टम हैंडल कर लेगा उतने लोगों को, बट ड्यू टू सम रीज़न वहाँ पे जो चीज़ थी वो एज एक्सपेक्टेड नहीं काम कर पाई। हमारे जो साइनअप्स थे वो काफ़ी ड्रॉप्स हो रहे थे, मतलब हर 5 में से 2 शायद ड्रॉप हो रहे थे। तो वहाँ पे मैं फिगर आउट भी करने की कोशिश करी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कर प्रॉब्लम है, बट वो फिगर आउट भी नहीं हो पा रहा था रन टाइम में। तो वो कहीं ना कहीं बहुत लाइक एज ए टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं उस सेक्शन में काम कर रहा था, तो वो कहाँ पे वो बहुत पॉइंट जो था काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट व्हाट डू यू थिंक, आज अपन जब 20,000 कस्टमर बेस के साथ बैठे हैं, हाँ, सो यू थिंक कि वो डे एंड आज का डे, आज तो मतलब आप कितने लोग भेज दो वो तो सब हैंडल हो जाएंगे, बट वही इट लाइक वही टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। हम जो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इवॉल्व होता है, तो वही एक मतलब बच्चा है तो उसको कुछ इतना हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है, बट वो बहुत जल्दी इवॉल्व कर लिया हमने। अब काफ़ी मतलब रोबस्ट है अपना सिस्टम, तो वो एक फैक्टर था। आई वुड ऐड कि एक्चुअली टिल दैट डेट हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इतने यूजर्स इंटरेस्ट दिखाएंगे। मतलब पेपॉन इवेंट वाज समथिंग कि ठीक है अपने खुद को लॉन्च कर दिया, ट्रस्ट के ऊपर हाइब्रिक्स लिखा हुआ है विद बोल्ड लेटर्स, रियल एस्टेट फॉर एवरीवन। तो वी वर एक्सपेक्टिंग ठीक है लोग देखेंगे, सेल्फी क्लिक करेंगे, एक आके पूछ लिया तो पूछ लिया, मतलब वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि लोग जाके डाउनलोड करेंगे या दे विल शो सो मच इंटरेस्ट। एंड जब वहाँ पे एक वो पेपॉन इवेंट के लोगों ने इंटरेस्ट शो करा, सो मतलब बैकएंड तो ठीक है बट आवर टीम एंड वी वर आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड कितना होगा। यू लाइक भाई सर टाइम ही नहीं मिल रहा है, 5 घंटे मतलब वहाँ गा रहा है गाना, उसके बाद लोग आगे कुछ रहे क्या हाइब्रिक्स क्या होता है सर, एक्सप्लेन करो।
मेरे को आई तरुण ने तो बहुत थोड़ा फैब्रिकेटेड तरीके से बता दिया। आई रिमेम्बर दैट डे कि पार्किंग में कार के अंदर बैठ के बस वो लैपटॉप लेकर कि भाई करते रहे। अब उस समय मेरे को भी बहुत मिक्स इमोशन आ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं खुश हूँ कि मार्केटिंग अच्छी हुई है क्यों दुखी हुई कि प्रोडक्ट क्रैश कर रहा है। लेकिन उस दिन मैंने तरुण को जो रूप में देखा था, आई विश हिम नेवर टू सी हिम इन दैट कंडीशन। बट मतलब इट वाज नाइस स्पिरिट कि हम लोगों ने स्टिल उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करा। टीम भी हमारी बहुत प्रॉम्प्ट थी कि उनको भी ये चीज़ समझ में आ रही थी, तो वो लोग जो लोग साइन अप नहीं कर पा रहे थे तो एटलीस्ट उनका वो नंबर ग्रैब कर रहे थे कि हम उनको बाद में रीच आउट करें। बट वो एक पहला स्पेस था जहाँ पे लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया। आई रिमेंबर मेरा तरुण को डिस्कशन हुआ था इवेंट के जस्ट एक दिन पहले, एंड मैंने तरुण को बोला था कि भाई अगर 25 साइनअप भी आ गया ना, या चल 25 ही साइनअप लोगों ने साइनअप कर लिया तो अपन नाचने लग जाएगी, यस 25 लोगों ने वैलिडेट कर दिया आइडिया को। पहले 10 मिनट में हो गए थे। एंड वो तो 5 मिनट। मतलब इमोशंस इतने रोल आउट हो रहे थे कि समझ नहीं आता कि क्या खुशी बनाओ, कैसे एक्सप्रेस। तो यहीं पे मैं एक बात रखना चाहूंगा, मतलब दिसंबर से लेकर अभी बाय द एंड ऑफ जुलाई we have more than 20,000 users on our application. How was the journey of these 8 months? मतलब क्या एक्सपीरियंसेस रहे आप लोगों के हर तरीके से, मतलब इमोशनल वाइज या फिर क्रिटिकल थिंकिंग वाइज और कस्टमर से मिलने के की पीओवी से भी, व्हाट वाज ऑल योर एक्सपीरियंसेस? यार अगर मैं मेरा पॉइंट रखूँ, आई वॉज मोर इन टू फिजिकल मार्केटिंग एंड कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करना। सो आई वुड से कि जितना इंटरेस्ट लाइक फॉर मी आर टी जी वॉज 20 to 30 ईयर्स एज की, जो अभी कॉलेज से पास आउट हुए दे स्टार्टेड देयर जॉब एंड वो बहुत थोड़ा अर्न कर रहे हैं, सो दे वुड बी इन्वेस्टिंग। बट आई वॉज सो सरप्राइज कि नहीं, उसके बाद भी 40s 50s के जो मिलेनियल्स हो गए या उसके ज़्यादा एज के लोग हैं, वो भी इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा शो कर रहे थे, बिकॉज रियल स्टेट पोर्टफोलियो दे वांटेड टू बिल्ड, बट वही उनके लिए पॉसिबल नहीं था। सो आई थिंक वो रियल स्टेट पोर्टफोलियो ग्रो करना, उसको डाइवर्सिफाई करना, रियल स्टेट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, वो समथिंग न्यू फॉर देम। कितना मज़ा आता था कस्टमर्स के डाउट क्लियर करने में, उससे पक्का ना हमारे 900 रुपये डूब तो नहीं जाएंगे। आई वाज लाइक, हमने आई गेस टीआई मॉल में अपने फर्स्ट मार्केटिंग का फिर मार्केटिंग करी थी। मैंने सर आप 5,000 का बिल बना के आए हो अभी, तब तो नहीं सोचा कि जूते 2 साल में खराब तो नहीं हो जाएंगे। एंड यू आर नॉट टेकिंग अ रिस्क फॉर इन्वेस्टमेंट। तो मैं मेरी टीम को यही बोलता था कि यार इफ आई वुड आस्क एनीवन कि यार चलो भाई कोल्ड कॉफी पी के आते हैं या दिस ट्रीट इज ऑन यू, तो वो 900 रुपये आराम से खर्च कर देगा। व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, लोग बार सोचते हैं कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, करें नहीं करें, सिक्योर है कि नहीं है, बल्कि वो फास्ट फूड जंक फूड जो हेल्थ को खराब कर रहा है उसके लिए 900 रुपये खर्च कर देंगे। सो आई थिंक ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, बट उस ह्यूमन टेंडेंसी में मज़ा आता है कि जब कस्टमर को खुशी मिलती है एंड दे फील अ सेंस ऑफ कि यस नाउ दे समथिंग जिसमें हम रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बंद कर दिया एंड रियल स्टेट में लगा दिया, बट नाउ दे हैव ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट। तो वो जो होता है ना, वो बहुत मज़ा आता है। लोगों के स्पेशली डाउट्स रहते हैं कि सर कितना लीगल है, लीगल कैसे है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा किसके पास जाएगा, वो पैसा ऐसा तो नहीं कि आईबीएक्स लेके भाग जाएगा। फिर जब उनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, आप पैसा जो है ना वो आप आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू ही डायरेक्टली रूट करते हो एंड वो एस्क्रो अकाउंट्स के थ्रू एसपीई के पास चले जाता है। सो दे आर लाइक, समझ कुछ नहीं आया, बस अच्छा लगा सुन के। क्योंकि वो मैच्योरिटी अभी नहीं है यार उतनी। तो आई थिंक आई गेस पेटीएम जब स्टार्ट हुआ तब यही था, वो 5-5 रुपये कॉलेज स्टूडेंट से करवाता था कि 5 रुपये ट्रांसफर करो, 1 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे, स्क्रैच करो सीधा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम आता था। तो सो आई थिंक दैट इज़ हाउ द रिवॉल्यूशन टेक प्लेस। आज की तारीख में हर कोई पेटीएम यूज़ कर रहा है। सो आई थिंक वही सेम जर्नी अपनी रहेगी कि आज लोगों के लिए स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट था, तो अपन आई गेस जब टीआई अपन ने ख़त्म किया तो 5,000 कस्टमर्स थे, आज 20,000 कस्टमर्स हैं। सो धीरे से वो लोगों में एक्सेप्टेंस एंड ये सब चीज़ें आई, एंड आई एम ग्लैड कि देयर आर मोर प्लेयर्स इन इंडिया राइट नाउ, लाइक ऑल DRS एक प्लेयर है, प्रॉप FTX है, दीज पीपल आर ऑल्सो हैप्पीली इनटू कि कैसे उनको एजुकेट करना है, लोगों को एजुकेट करो कि नहीं यार दिस इज पॉसिबल, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहे हो। म्यूचुअल फंड इज समथिंग, इसको 20 साल लग गए बताने में कि म्यूचुअल फंड सही है, तब जाके लोगों ने ट्रस्ट करा इन्वेस्टमेंट करा। तो आई थिंक वो ट्रस्ट रियल स्टेट में ट्रस्ट ऑलरेडी है, नाउ वी आर मेकिंग ट्रस्ट हैपन इन टोकनाइजेशन। मेरे पास भी मतलब एक छोटी सी स्टोरी है, जैसे अभी ये जो ड्यूरेशन रहा व्हेन वी वर डूइंग लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर एक्टिवेशन एंड मतलब जब इन्फ्लुएंसर से बात करते थे तो अब उनको वो भी पूछते थे ना, भाई मेरे को बता इसको बताना क्या है। तो वो मतलब कि जब उनको भी एक्सप्लेन करा तो मुझे भी मेरे बहुत सारे सेल्फ डाउट्स क्लियर होते थे कि हाँ ये चीज़ है। फिर अपन अपने लोग भी बहुत सारा क्रॉस डिस्कशन करते थे। लाइक आई वुड बिलीव कि मेरा जो फर्स्ट अचीवमेंट इस चीज़ में रहा
कि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर एक्टिवेशन कर रहे थे, उनको हम उनकी चीज़ें समझा रहे थे कि आप कैसे सही करोगे, मतलब क्या है आई ब्रेक्स, कैसे काम करता है, क्या चीज़ें करता है। एंड जब हम लोग स्काई कॉर्पोरेट का लॉन्च कर रहे थे एंड वो लोग फिजिकली वहाँ पर आए थे एंड वो फिजिकली बहुत सारी चीज़ें सुना उन लोगों ने और चीज़ों को समझा एंड वहाँ पे ही हमको ऑन द स्पॉट स्काई कॉर्पोरेट के अंदर जब हमको 10-15 मतलब इन्वेस्टमेंट मिले, Investments आए। दैट टू फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स, नॉट पेड नथिंग। वो लोगों ने ये जब प्लीज होके इन्वेस्ट करा, आई फेल्ट कि हाँ नहीं, वी आर ऑन राइट ट्रैक, लोगों को समझ में आएगा। एंड आई गेस उसके बाद हम लोगों ने फिर आईब्रिक्स ओपन मीट का कॉन्सेप्ट शुरू करा, क्योंकि लोग फिजिकली मिलकर समझना जल्दी चाह रहे थे। क्योंकि आई बिलीव जब ज़ीरोधा भी जब मार्केट में आया था तो अर्ली डेज दे यूज्ड टू हैव देयर ऑफलाइन सेटअप्स, कि जहाँ पे आप जाकर अकाउंट खुलवाने के लिए मिलते थे, सारी चीज़ें करते थे। तो आई बिलीव कि अभी ये समय लेगा, ऑफलाइन लोगों तक मिलना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा और धीरे धीरे ही अगेन अडेप्टेबिलिटी बिल्ड होगी। आई थिंक ये लॉन्ग टर्म गेम ही है, तो अगर हम लाइक अभी स्टार्ट करा है तो इट विल टेक टाइम टू इवॉल्व। अभी इसमें इवॉल्व होते रहेगा, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से भी आना भी बाकी। आई थिंक ये इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, अभी लोग अभी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा स्केप्टिकल है, बट धीरे धीरे आई थिंक इसका अडॉप्शन इंक्रीज हो जाएगा। और मेरे लिए जो 8 महीने की जर्नी है वो ये है कि हर दिन जब एक इन्वेस्टमेंट आता है तो वो मेरे लिए एक लाइक वो कचिंग बचता है ना तो वो होता है। तो वो एक फील है जो आज भी है, तो अभी भी है। अगर आज भी कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वो फील उतना ही एक्साइटमेंट है जो फर्स्ट डे आया था। मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट आता है ना, वो इतना बड़ा अमाउंट के नहीं होता जो कंपनी रन कर ले, बट एटलीस्ट इट इज सेंस कि यस पीपल आर एक्सेप्टिंग। Yes, पीपल yes. एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड हम सही डायरेक्शन जा रहे हैं। और वो जो एक इन्वेस्टर है जो हर हर महीने इन्वेस्ट करता है हाँ, वो एक बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत मिस्टीरियस कहानी है अपने लिए। तो मतलब उसका तो बहुत रिसर्च करा, उसको कॉल्स के तो कॉल्स पिक नहीं करता था वो। इट वाज लाइक अरे है कौन, कोई भगवान का अवतार है जो आगे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या कर और रहा है। उसका पैटर्न था ना कि हर महीने की एक डिफाइंड तारीख 28 से एक के 2 बीच, तारीख के एक बीच दो तारीख के बीच में वो आता था। और कितना अमाउंट हर महीने? अप्रोक्सीमेटली ही मेड अ टारगेट ऑफ 10 टोकन्स, तो 10 टोकन्स हर तो महीने जितने में के वो टोकन 10 टोकन हर महीने लेके जा रहा था। तो आई थिंक हुएवर दैट गाय इज कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है इस चीज़ को लेके, टोकनाइजेशन को लेकर, आई थिंक सो। एंड उसके दिमाग में उसने जो अपन चाहते थे, वो जो अपने यूजर्स के लिए अपन चाहते थे, वो उसने एक एम बना रखा है कि नहीं, मुझे आफ्टर टेकिंग दिस मच टोकन्स या इतने टोकन्स होने के बाद आफ्टर 5 ईयर्स अगर मुझे कुछ रियल स्टेट प्रॉपर्टी बाय करनी है तो इन्हीं टोकन्स को सेल करूंगा, पूरा फंड मेरे पास आएगा जो कि रियल स्टेट का ही अपग्रेडेशन रहेगा एंड ही कैन बाय। तो आई थिंक इतने सारे लोगों में वी स्टिल हैव एटलीस्ट 100+ इन्वेस्टर्स जिन्होंने अब जाके उस चीज़ को समझा है कि व्हाट टोकनाइजेशन एक्चुअली, एंड उसको अब रियल टाइम में कैसे प्ले करके एक अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। सो इट्स अमेजिंग, बट आई वुड से कि अभी जो ऑडियंस को देख रहा हूँ ना, वो ऑडियंस बहुत मैच्योर है। लाइक अभी जो ऑडियंस के फ़ोन आते हैं, अपनी जो टीम है 10-12 लोगों की, वो रेगुलरली बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स अपने, एंड वो रेगुलर कस्टमर से बात करते हैं, उनको समझाते हैं। सो पीपल आर क्वाइट मैच्योर अबाउट कि एसपीवी क्या होता है, लॉज क्या होते हैं, कैसे हमारा मनी सिक्योर रहेगा, एस्क्रो अकाउंट्स क्या होते हैं। सो आई गेस दे आर टू मच नॉलेजेबल अबाउट दिस, एंड अब उनके अंदर एक्सेप्टेंस उतना ही फास्ट आते जा रहा है। लाइक पहले अपना जो एक रेशियो होता था ना कि इन्होंने आज डाउनलोड करा एंड आफ्टर अ मंथ दे यूज्ड टू इन्वेस्ट, नाउ वो रेशियो कम हो गया, सिंगल डे हो गया, सिंगल डे हो गया। सो इट्स अ आई नाइस। थिंक ये जो एकदम नोन ऑडियंस है जिनको सब कुछ पता है और जो जिनको कुछ भी नहीं पता, वो थोड़ा सा जो सेक्शन है कि 50% 50-50 है दोनों ऑडियंस। तो 50% जो ऑडियंस है वो काफ़ी नॉलेजेबल है और शायद स्केप्टिकल भी वो उतना ही है। आई बिलीव कि यही मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि जब हम लोग इसको मार्केट में ला रहे थे तो हमारा ज़्यादातर कन्विक्शन इस चीज़ के ऊपर था कि दिस इज़ फॉर द न्यू एज पीपल, दिस इज फॉर द न्यू एज पीपल, वी वर बिल्डिंग इट फॉर जेंजीज की ये किस तरीके जेंजीज आर वेरी स्मार्ट एंड दे लुक फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड दे हैव ऑलवेज डिफरेंट वेज टू डू द ट्रेडिशनल थिंग्स एंड रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कुड बी पॉसिबली वन ऑफ दीज थिंग एंड हमारा टारगेट वो रहा एंड डेफिनेटली दे हैव शोन big huge interest in this whole application. बट जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि अब की बहुत मेच्योर ऑडियंस का आ रहा है एंड हम लोगों ने डेटा भी देखा कि हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वो भी है जो 30+ में। तो आई बिलीव उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो उस एज में जो लोग होते हैं
उनके पास एक स्टेबल माइंडसेट होता है और उनको रियल स्टेट ज़्यादा समझ में आता है, एंड जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो उनको उतनी ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है। एंड जो तरुण आपने बोला कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ चीज़ों का नॉलेज प्रॉपरली नहीं है, तो इट कुड बी द न्यू एज पीपल जिनके लिए हम लोग फिर वो ऑफलाइन मीट्स और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। व्हाट योर लोग हैं जिनको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है तो उनको कन्विंस करना थोड़ा सा उतना ही मतलब मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये है कि जो लोग शायद ज़्यादा सोचते नहीं हैं वो इस प्रोडक्ट में जल्दी इन्वेस्ट कर देते हैं। ये मेरा एक माइंड यू लाइक रिमेम्बर फर्स्ट इन्वेस्टर जिनका भी फोन आया था कि मेरे सीए से एक बार बात करो, मेरे को समझ नहीं आया। सो यस्टरडे मैंने उनको पूरा कॉन्वर्सेशन बताया तरुण को। सो आई वाज सो हैप्पी कि एज अ सीए ही वाज क्वाइट नर्वस कि क्या कर दिया मैंने कोई गलत जगह तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर दिया। मेरा सीए मुझसे क्वेश्चन पूछा, मेरे पास आंसर ही नहीं है देने को। ही मेड अ कॉल, टीम ने फिर बहुत पीछे पड़ा, फिर उन्होंने आपकी बात करवाई, फिर मेरी बात करवाई। When I was able to convince the CA कि नहीं, हमने क्या करा है, कैसे इन्वेस्टमेंट करा है एंड आपको आपकी बुक्स में कैसे शो करना है एंड हाउ दिस इन्वेस्टमेंट वर्क, मुझे रेंटल मिल रहा है हर महीने का, तो वो मेन उसके ऊपर प्रैक्टिकल थे कि यार ये कैसे हो रहा है, आप तो टीडीएस भी कट कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। बट जब उनको अपने सब बताया ना, ही वॉज सो कन्विंस्ड कि उसके बाद मुझे ऐसा लगा सेंस ऑफ अचीवमेंट था मेरे लिए कि चलो अगर एक सीए कन्विंस हो सकता है तो मतलब अभी भी हमारे उसमें कोई लूज एंड्स तो नहीं बचे एटलीस्ट। ट्रू ट्रू। सो अब इससे फिर हम इस चीज़ पे आते हैं कि वी हैव रियली अचीव्ड समथिंग सो फार एंड वी आर टारगेटिंग इट अहेड कि हम आगे और कैसे जाए। एंड आई कैन सी कि अब तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट में आ गई है। आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली राघव चड्ढा ही वाज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, द टोकनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टोकनाइजेशन बिल, एंड जितने भी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में उनको ब्लॉकचेन के ऊपर लेजर क्रिएट करने की बात उन्होंने अभी ये राज्यसभा में करी थी। तो what you guys think about this? सो आई थिंक आई गेस वर्ल्ड में अभी शायद 6 या 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने टोकनाइजेशन को लीगली एक्सेप्ट कर लिया है। दुबई इज़ द फाइनेस्ट, उन्होंने पूरे एक डिपार्टमेंट बना दिया बारह के नाम से। सो आई थिंक टोकनाइजेशन इज़ द फ्यूचर एंड इंडियन गवर्नमेंट उसको इतनी ईजिली और इतना अच्छे से इसके ऊपर वर्क कर रही है। सो आई थिंक इट इज़ अ नाइस मूवमेंट जो वो लोग कर रहे हैं। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एक्ट इज़ कि यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो टैक्स बेनिफिट है वो कस्टमर को मिलना चाहिए, क्योंकि रियल स्टेट इज़ अ ड्रीम जिसके अंदर वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट वो ड्रीम को अभी अगर अपन फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, सो दे हैव टू पे अलॉटमेंट टैक्सेस, ऑलमोस्ट 20 to 25% टैक्स उनको पे करना पड़ता है, वो भी दैट टू बिफोर इन्वेस्टिंग। मतलब नॉट इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग, प्रॉफिट आया उसमें से आप इतना दे दो, बट बिफोर इन्वेस्टिंग को बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता है। तो आई थिंक समहाउ जो इन्वेस्टर्स जो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ टोकनाइजेशन, आई वुड से कि टोकनाइजेशन एक्ट में, क्योंकि वहाँ पे वो करोड़ों अमाउंट नहीं लगा रहे लोग पीपल आर इन्वेस्टिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मनी। तो आई थिंक उनके लिए कुछ टैक्स बेनिफिट इसके आना चाहिए कि कैसे उनको टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलेगा। जैसे एक टाइम पे था ना कि आप होम लोन लोगे तो 1.2 का आपको रिबेट मिलता था। तो आई गेस इस टाइप की कुछ टैक्स बेनिफिट उनको उसमें मिलने चाहिए। एंड वो उससे क्या होगा, उससे टोकनाइजेशन को भी एक मिलेगा कि नहीं, लोग इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। एंड द मेन थिंग इज़ कि लोगों के लिए टैक्स सेविंग हमेशा एक ऑप्शन रहा है, जिसके कारण इंडिया में जो अपन ब्लैक और वाइट का इतना ज़्यादा मूवमेंट देखते हैं वो उसी के चक्कर में होता है। तो आई थिंक वो मूवमेंट भी उसके कारण ख़त्म होगा। एंड जो अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुँचे, तो आई थिंक वो पॉसिबिलिटी कहने की बढ़ जाएंगी, बिकॉज स्टिल पीपल आर सेविंग द मनी इन देयर बैंक अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दैट मनी। कि कहने की एम उन्होंने बना रखा है कि वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है। वी वांट टू बाय रियल स्टेट प्रॉपर्टी टिल द एज ऑफ दिस पर्टिकुलर डे, कि हमको 30 साल तक की रियल स्टेट प्रॉपर्टी चाहिए, 35 तक चाहिए। सो दे आर सेविंग द मनी, तो सेव नहीं करेंगे, दे विल initially also start Exactly. So you will start accumulating their real estate assets and tokens. and with the I would say कि emerging technologies जैसे blockchain जो भी आया है उसके कारण ऑलरेडी एक जो सबसे बड़ा बैरियर होता था रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट का, दैट वाज ओनरशिप, कि आप ओनरशिप को कैसे सिक्योर कर रहे हो, ओनरशिप हमारी कैसे गलत जगह तो नहीं जा रही है। तो आई थिंक वो वो सिक्योरिटी अब मिल गई है विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक मतलब गवर्नमेंट जो एक्ट कर रही है उसके अंदर वो उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकती है। एंड स्टिल गवर्नमेंट वुड अर्न अ लॉट, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अर्न नहीं करेगी, दे विल अर्न अ लॉट। So Tarun, what are future plan moving ahead? फ्यूचर प्लान्स लाइक गेटिंग न्यू प्रॉपर्टीज
Getting new properties, Going into and new expanding to new markets. So you remember that AIR conclave हुआ था? हाँ, ऑन दैट स्टेज मैंने चीज़ बोली थी, वो मैं चाहता हूँ मैं करके दिखाऊँ। अगर मैं आज आपको ही बोलूँ कि ये 1 करोड़ रुपए मैंने आपको दिए हैं, बट आपको प्रॉपर्टी जो है ना वो आउट ऑफ इंदौर जाके लेनी है। यू आर लिविंग इन इंदौर, आपको इंदौर में लेनी है, आपको इंदौर के बाहर जाके लेनी है, तो आप नहीं करोगे इन्वेस्ट। बल्कि 1 करोड़ रुपए मेरे हैं, क्यों नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि डर रहेगा कि यार एक तो 1 करोड़ रुपए मिल गए, तो वहाँ लगा दिए रियल एस्टेट में तो डूब नहीं जाए। सीधा सा प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप देख नहीं सकते उस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को, आप रेगुलर जाके उसको ऑडिट नहीं कर सकते हो, सही है, सही से वर्क कर रही है, नहीं कर रही, आप नहीं ऑडिट कर सकते। सो माई एम इज कि इंदौर में बैठा बैठा पर्सन इंडिया में कहीं भी प्रॉपर्टी बाय कर सकता है विद हेल्प ऑफ टोकनाइजेशन, विद हेल्प ऑफ हाइब्रिक्स। वो उसके लिए पॉसिबल है, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस इतना करेंगे, टोकनाइज होने के बाद ही प्रॉपर्टी, ड्यू डिलिजेंस होने के बाद ही प्रॉपर्टी को टोकनाइज करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म पे आएगी, दैट टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत छोटा हो जाएगा। सो इफ यू थिंक कि अहमदाबाद का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो यू आर एबल टू इन्वेस्ट इन इट, आपको लगता है पुणे बहुत अच्छा चल रहा है, यू कैन इन्वेस्ट, आप लोग बैंगलोर के अंदर गूगल के सामने वाली कोई बिल्डिंग आ रही है तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करो। सो आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी मैं लोगों को देना चाहता हूँ कि अब वो रुके ना, अब वो इंदौर के इंडिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन रियल एस्टेट, क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहे हैं। आप गोल्ड में जब गोल्ड ईटीएफ बाय कर रहे हो, यू डोंट सी कि वो गोल्ड बुलियन कहाँ का है, मेरे को जो फिजिकल गोल्ड चाहिए तो कहाँ से आएगा, वो सूरत से आएगा या वो इधर कश्मीर से आएगा या कहाँ से, यू डोंट नो दैट। बट लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना प्रॉपर्टीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी लो, जोमेटो को ले लो, दे आर पीपल जिन्होंने जोमेटो से आज से ऑर्डर नहीं करा होगा, अपने जो पेरेंट्स की बात करूँगा, आज तक जोमेटो से ऑर्डर नहीं करा, बट उनको पता है जोमेटो एक बड़ी कंपनी एंड दे इन्वेस्ट इन द शेयर्स। वैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो। सो आई वांट रियल एस्टेट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, कि वो एवरीवन होगा तब जाके ही वो लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। that brings me back to my first question that yes, we are going to change the future of real estate. It's तो मैं आपके पॉइंट को इधर आगे लेके जाता हूँ। जैसे अभी एज ऑफ नाउ 12.5% लाइक बिफोर परचेजिंग द प्रॉपर्टी हमको टैक्स देना ही पड़ता है, और डेट टू अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो तो उस पर 18% और देना पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 25% के आसपास हम इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ये चीज़ दे रहे हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट अगर इस चीज़ के ऊपर अगर काम करे और टोकनाइजेशन अगर हम लेके आ रहे हैं जहाँ पे ईजी एक्सेस हो रहा है, जैसे शेयर मार्केट में पहले कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता था, तो इस तरह से को इसको अगर इंसेंटिवाइज करे गवर्नमेंट ताकि इसका एडॉप्शन हो, मे बी कम कर दे भले टैक्स, तो इसको काफ़ी यूटिलाइजेशन हो सकता है और शायद आगे जाके इस पर काफ़ी कमाई गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है टैक्स की, इसके ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी काम कर सकती है। जैसे पहले होती था ना, होम लोन के ऊपर टैक्स का बेनिफिट होता था, बाकी आगे पे होता था, तो Correct. आई थिंक होना भी चाहिए वो, कि टोकनाइजेशन इज समथिंग, इट इज अ फ्यूचर, जिससे लोग ज़्यादा बल्क में कर पाएंगे। यू रिमेंबर अपने वो डेटा के ऊपर सर्च कर रहे थे कितने लोग म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इट वाज फर्स्ट वी यूज्ड टू थिंक कि 22 CR प्लस लोग होंगे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन वी केम टू नो कि यूनिक आईडीज तो सिर्फ 5 करोड़ के आसपास ही है। 140 करोड़ देश की जनता की रेशियो बस 5 करोड़ यूनिक। अब 5 करोड़ वहाँ पे तो भी गवर्नमेंट कितना टैक्स कमा रही है। अब यही चीज़ आप सोचोगे रियल एस्टेट में से 1 लाख ही है। मतलब लास्ट ईयर का जो डेटा एक था, महीने में हाँ, एक साल में एक साल में, तो लास्ट ईयर का डेटा था उसके अंदर से पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 14 लाख लोगों ने रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बाय करी थी, रजिस्टर्ड हुई थी। तो आप सोचो भी कितना कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ स्कोप इस करके लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आई थिंक गवर्नमेंट जब भी इसको लेके आए, टोकनाइजेशन एक्ट का लेके आए, आई थिंक उसके अंदर टैक्स बेनिफिट्स उनको देने चाहिए। ट्रू। एंड इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम रियल एस्टेट, फिजिकल रियल एस्टेट जो बाय कर रहे हैं। So, like, what are plans moving ahead? What we are eyeing on now? सो वन आई थिंक इज कि जैसा मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ इंडिया के हर कोने से आदमी इन्वेस्टमेंट कर सके, मैं जो हर कोने तक कर सके। सो व्हाट आई एम आइंग इज कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर एटलीस्ट 10 टीयर 2 सिटीज जो भी टॉप, अभी अपन ने बोला कि इंडिया इंदौर शायद 6 नंबर पे आता है, तो आई थिंक टॉप 10 जितनी भी टीयर 2 सिटीज हैं उन सभी के अंदर रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ बूमिंग मार्केट एंड कैपिटल गेन सबसे ज़्यादा वहीं मिलेगा। आई थिंक कम से कम 5 टीयर 1 सिटीज़ जो जहाँ पे कि रेंटर्स बहुत अच्छा है टीयर 1 सिटीज़ के अंदर, तो वो अपॉर्चुनिटी उनके पास होनी चाहिए। एंड ए टूरिस्ट सिटी, क्योंकि इंडिया इज़ अ ग्रूमिंग टूरिज्म प्लेस। तो लाइक आज भी अगर आप इंदौर जिस सिटी के देख लो कि हॉलीडे होम्स के ऑप्शन है लोगों के पास, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, तो ये सब बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। एयरबीएनबी भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो आई थिंक दीज प्लेसेस के अंदर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी। अभी अगर मैं टूरिज्म प्लेस की बात करूँ तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको जो चाहिए रहता है वो मिनिमम 2 CR किसी भी टूरिज्म सिटी में आपको चाहिए। तो आई थिंक वो अगर स्कोप
आपके पास लिमिटेड हो जाएगा एंड बिकॉज टूरिज्म इतना इंक्रीज हो रहा है तो आई थिंक इट वुड बी अ बूम. तो आई थिंक ये मेरा टारगेट है एंड लाइक पुणे हो गया, अहमदाबाद हो गया, इन सब सिटीज़ के अंदर आईब्रिक्स को जाना चाहिए सो दैट हम खुद को एक्सपांड कर सकें एंड लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से ग्रैस्प हो सकें. उनको अगर किसी को कमर्शियल में करना है तो जैसे आपने बोला कि 50 लाख एक जगह मत करो, तो 50 लाख के लिए उनके पास 50 प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन होने चाहिए इन 50 सीरीज. वो विजन है मेरा. Nice, I also align with the same vision. Tarun, तुम्हारा क्या thought? My thought is also same कि like onboarding new properties in different cities ये next few years का goal है, जहाँ पे हम लोगों को, हमारे जो यूज़र्स हैं या कस्टमर्स हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो लोग लाइक कहीं भी किसी भी टीयर 2 टीयर 1 सिटीज़, इवन लाइक डेटा ये बोल रहा है कि कुछ रायपुर, रांची, भिंड जैसी सिटीज़ से हमारे अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो लोग के पास अपॉर्चुनिटी बने कि वो लोग आगे जाके गोवा में किसी होम स्टे में या फिर किसी विला में इन्वेस्ट कर सके, जहाँ से उनको रेंटल इनकम भी रेगुलर मिले. और साइड बाय साइड वो हो सकता है कि फार्मलैंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा हो कि वहाँ से अगर लाइक आज से अगर लॉन्गर टर्म देखे फार्मलैंड का, तो वहाँ पे उसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिल सकता है. तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट करना यही लाइक हमारा अभी गोल है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट को कैसे आपने रियल एस्टेट को प्रमोट करा, क्योंकि इट इज़ समथिंग कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट. मतलब ये कोई कप नहीं है कि आपको उस कप को सेल करना है. इट इज़ नॉट समथिंग, आपको एक इन्वेस्टमेंट का एक पूरा नया तरीका बताना है. एंड आई गेस अभी ऑल ओवर इंडिया के वर्ल्ड के अंदर भी जब तक से आपने स्टार्ट करा है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है. सो व्हाट यू थिंक कि आपके चैलेंजेस क्या आते हैं एंड कस्टमर को कन्विंस करना सबसे, मतलब व्हाट आई थिंक एक बड़ा चैलेंज था कि कस्टमर को कन्विंस करना है कि रियल एस्टेट इज अ लॉन्ग टर्म गेम, आपको लॉन्ग टर्म तक ही इन्वेस्टमेंट करना है, बस छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना है. सो व्हाट यू थिंक अबाउट? यार मेरे लिए ना चैलेंज ये था कि आईब्रिक्स के कॉन्सेप्ट का रियलाइजेशन कराना लोगों को. मुझे कभी भी ना, जितना मैंने टाइम दिया प्रोडक्ट पे, जितना मैंने मार्केट में लोगों से बात करी, मुझे कभी भी रियल स्टेट बेचने के लिए कन्विंस नहीं करना पड़ा. बिकॉज रियल स्टेट वॉज ऑलरेडी पॉपुलर एंड एवरी वन इन इंडिया इज वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड रियल स्टेट की करना है. सबसे बड़ा जो फिर मुझे जो इसका पूरा एक गेम दिखा आईब्रिक्स का, कि क्या चीज़ है जो लोगों को इससे रिलेट कर सकती है एंड क्या गैप है मार्केट में, दैट वाज कि रियल स्टेट वाज नॉट फॉर एवरीवन. मैंने खुद सड़क पे जाकर कितने लोगों से हम लोग इनिशियली हम लोगों ने बातचीत करी, कुछ वॉक्स वॉक्स भी करे थे, और हमने हर किसी से 2 सवाल पूछे थे बस. हर अपने ऑफिस में भी बहुत सारे लोगों से मिले, या फ्रेंड फैमिली बहुत जगह पे, केवल 2 सवाल सबसे पूछे. पहला, डू यू एवर वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट? 100% आंसर वाज यस. कैन यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट राइट नाउ इमीडिएटली? 95% आंसर वाज नो. तो मेरे को इसी समझ में आया, एवरी वन वॉन्ट रियल स्टेट, बट रियल स्टेट वॉज नॉट फॉर एवरी वन. देयर हाउ वी केम अप विद द आइडिया कि आईब्रिक्स विल मेक पॉसिबल रियल स्टेट पॉसिबल फॉर एवरी वन. तो रियल स्टेट विल बी फॉर एवरी वन. तो मुझे ये आइडिया लोगों को बेचना चाहा, मैंने बेचना पड़ा कि, और समझाया कि हाउ यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन रियल स्टेट टुडे एज वेल, कि आप आज भी कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो. तो दिस वाज द बिगेस्ट वाई जो ब्रांड का मैं फिगर आउट किया, एंड उसको हमने एक प्रॉमिस बनाते हुए अपना टैगलाइन भी पिक किया. बिकॉज हमारा टैगलाइन अभी 4-5 महीने तक पहले वन ब्रेक एट अ टाइम था, आईब्रिक्स वन ब्रेक एट अ टाइम. एंड उसको फिर हमने इवॉल्व करके रियल एस्टेट फॉर एवरीवन किया. एंड आई थिंक वी ऑल आर क्वाइट ऑन सेम पेज कि हाँ, ये एक एक्चुअली में वो चीज़ है जो हम मार्केट में देना चाह रहे हैं लोगों को. गैप वही था जो आपने बोला कि उनके लिए ये था कि ब्रेक एट अ टाइम तो वो लोग कर ही लेते हैं, इट इज समथिंग जो अपन सेल कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनकी नीड क्या है, तो इट वाज नीड वाज रियल एस्टेट फॉर एवरीवन. एग्जैक्टली. एंड वन ब्रेक एट अ टाइम वाज आल्सो लिमिटिंग देम कि यार एक ही ब्रेक ले सकते हैं क्या. करेक्ट. बट इट इज लाइक कि हर समय आपका एक एक्सपेंशन होता है, आपकी एक एबिलिटी बढ़ती है. इट वुड लाइक कि आपके लिए एक रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट का नया तरीका है ये आपके लिए. एंड सबसे ज़्यादा कन्विंस करने के लिए जो प्रॉब्लम आया था, दैट वाज जो हम लोगों ने एक चीज़ पिक करी, स्मार्ट सिंपल सिक्योर. कि स्मार्ट है, सिंपल है, सिक्योर है. ये चीज़ समझाने में डेफिनेटली हमें टाइम लगा.
एंड अभी भी हमें जो सबसे ज़्यादा डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के अराउंड आते हैं। आई गेस अपनी जो बैकएंड टीम है उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही है उनको हर एक चीज़ों को समझाने के लिए, बिकॉज वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ कंप्लीट एंड टू एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी। करेक्ट। सो तरुण, आपने इसी टेक्नोलॉजी को पूरा सिक्योर बनाया है, सो टेल मी कि वो कैसे बनाया, ब्लॉकचेन और या आईसीसी बैंक और इन सब के साथ आपने इसको कैसे सिक्योर किया? सो लाइक अगेन जो इवन लाइक अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूँ तो बड़े बैंक्स जो है वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम ब्लैक रॉक की बात करें, जो फंड मैनेजर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फंड मैनेजर है, वो लोग जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, हमारी सेंट्रल बैंक है वो ब्लॉकचेन को यूज़ कर रही है, तो वो लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब हम ब्लॉकचेन यूज़ करके कोई भी ट्रांजैक्शन या लेजर बना रहे हैं, वो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, उसको कभी भी वाइप नहीं करा जा सकता, तो वो ट्रांजैक्शन फॉर एवर है। तो अगर हमने जैसे जैसे अब हमारे केस में अगर हम बात करें कि हमने कोई टोकन अगर किसी को सेल करा है, तो सबसे पहले टोकन आया कहाँ से, उसकी रिस्पॉन्ड वो आपको ब्लॉकचेन पे दिखेगा, जो कि पब्लिकली वेरीफाइबल है। हमारी ऐप से वेरीफाई नहीं करना है, आप डायरेक्ट एक जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जाके आप वो डालोगे आईडी, वो आपको मिल जाएगा टोकन। उसी की तरह आप ये देख सकते हो कितने टोकन होल्डर्स है, वो भी हम नहीं बता रहे कि इतने टोकन होल्डर है, वो डायरेक्टली आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि टोटल टोकन होल्डर्स कितने हैं, किसके पास कितना अक्यूमुलेशन है टोकन्स का। हमारे पास है आईब्रिक्स कितना टोकन्स है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, वो पब्लिकली वेरीफाइबल होता है। इस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन की बात करें तो वहाँ पे अगर जो बड़े बैंक्स ऑलरेडी यूज़ करें, तो वहाँ पे ये चीज़, इस डेटा को मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता। ये डेटा रियल डेटा है, इस डेटा को आप मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगेन वो चीज़ जो होती है, अगर मैं टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू पे जाऊँ, तो वो आप जैसे ही उसमें कोई अगर इम्परफेक्शन लाने की कोशिश करोगे, तो वो डेटा इनवैलिडेट हो जाएगा, मतलब वो डेटा आपका वैलिड नहीं होगा और एट द एंड वो दिखेगा ही नहीं फिर। तो क्योंकि कंसेंसस मैकेनिज्म होता है कि उसमें करीबन बहुत सारे सर्वर्स काम कर रहे हैं उस डेटा को वैलिडेट करने के लिए, सब मिलके डिसाइड करते हैं कि डेटा सही है। तो ये डेटा तभी सही होता है जब बहुत सारे लोगों ने, बेसिकली एक एल्गोरिदम होती है जो कि इस पे काम करती है, वो वेरीफाई करते हैं कि डेटा जो आया सही आया, ये गलत आया। तो सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आईसीआईसी बैंक को हमने ऑनबोर्ड करा हुआ है, तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि जब भी कोई हमें अमाउंट पे करता है किसी एक टोकन के लिए, तो हम ये इंश्योर करते हैं उसी टाइम पे, मतलब रियल टाइम में एस्क्रो अकाउंट में वो अमाउंट जाता है, और वहाँ से वो जो भी एसपीवी है हमारी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, तो फॉर एग्जांपल आपने फार्म लैंड में इन्वेस्ट करा है, तो हमारी जो फार्म लैंड की जो एसपीवी है, उसमें आपका सीधे जो अमाउंट है वो उस एस्क्रो अकाउंट में चले जाएगा, जो कि ना अब वो लाइक वो जो अमाउंट है वो हम भी उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं, और उस अमाउंट का मिसयूज़ जो प्रॉपर्टी ओनर है एक्चुअल प्रॉपर्टी, वो भी उस अमाउंट को मिसयूज़ नहीं कर सकता। सो इट इज समथिंग कि जिससे अपन ने अपने क्लाइंट्स का पैसा भी, अपने इन्वेस्टर्स का पैसा भी सिक्योर कर लिया, करेक्ट, कि इट इज नॉट समथिंग कि हम खुद फंड मैनेजर है कि हम डिसाइड करके वो कहाँ इन्वेस्ट करना है। राइट राइट। तो हम वो पैसा यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब वो पैसा सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ हो सकता है जब कोई प्रॉपर्टी सेल होगी, तब वो पैसा यूटिलाइजेशन हो सकता है। So I would like to extend this for 5 minutes, and I want to talk on one more topic that is very lucky, I think important and close to heart for all three of us. That is IBRICS rewards. यार मतलब व्हेन दिस आइडिया केम आउट कि आईपीएस रिवॉर्ड्स अपन करते हैं, सो अपन ने बैठ के रिसर्च करी थी अबाउट क्रेडिट कार्ड्स एंड एवरीथिंग। तो अपन मतलब मुझे रियलाइज हुआ था, वो ये हुआ था कि people are rewarding people for spending the money, not for investing the money. There is no application, nothing जो कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको अप्रिशिएट कर रहा हो या रिवॉर्ड्स दे रहा हो। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर करना है। यू डोंट हैव मनी राइट नाउ इन डेबिट कार्ड, तो आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया एंड उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं इफ़ यू आर पेइंग अ बिल ऑफ मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करो, उसके ऊपर रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। इफ़ यू आर पेइंग अ रेंट, तो उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। बट व्हाई नॉट इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिवॉर्ड्स मिला है? सो जब ये आइडिया आया था एंड अपन ने उसको डिसाइड करा था, तो मुझे सबसे ज़्यादा फन इस बात का आया था कि नाउ देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग एंड गेटिंग रिवॉर्ड्स। तो इट इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू मी कि मैं चाहता हूँ कि नहीं, इन्वेस्टर्स को ये बेनिफिट मिले। Exactly. Maybe दे शुड फील लाइक ए इन्वेस्टर, दे शुड फील लाइक ए किंग कि हाँ, मैं क्योंकि खर्चा कर रहा हूँ इसलिए मैं किंग नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है बैकएंड के अंदर, तो इसलिए मैं किंग हूँ।
इसलिए हमने वो लाइन दी ना कि प्रीमियम एक्सपीरियंसेस अक्रॉस योर सिटी विद हाइब्रिक्स रिवॉर्ड्स। एग्जैक्टली। तो मेरा भी यही थॉट था कि किस तरीके से एक इन्वेस्टर के लिए भी ना एक प्राइड की चीज बन जाएगी। दे आर आईब्रिक्स इन्वेस्टर, सो दे हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ प्रीमियम एक्सपीरियंसेस इन देयर सिटीज, कि जितनी वैल्यू का उनका इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से उनके पास उतने रिवॉर्ड पॉइंट्स हर महीने उनको मिल रहे हैं, एंड उन रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस को रिडीम कर पा रहे हैं। एंड आई वांट टू से इट बिग। मेरा तजुर्बा में क्या था इस चीज़ को लेके एक और, कि आप किसी भी एचएनआई से मिलो, वो एचएनआई ये बात नहीं करता है कि मेरे पास उस कंपनी के इतने शेयर्स है, उस कंपनी के इतने शेयर्स है, मेरे पास इतना गोल्ड है। वो सब उनका हिडन होता है। दे एलैबोरेट एंड दे वो शोबाजी करते हैं अबाउट देयर रियल एस्टेट। ये रियल एस्टेट, ये जो क्लब है ना, ये मेरा क्लब है। ये जो है ना, ये मेरा है। ये जो शोरूम है ना, जिसके स्कॉडा वाले बैठे हुए हैं, मर्सिडीज वाले बैठे हुए हैं, ये शोरूम मेरा है। दे एलैबोरेट इट लाइक दैट, कि वो ये नहीं बताते कि मेरे पास कितनी मर्सिडीज है, वो बताते हैं जो शोरूम है ना, वो मेरा शोरूम है, जिसको मर्सिडीज ने किराए पे ले रखा है। तो रिवॉर्ड्स को लेके वही था कि इफ यू आर हैविंग रिवॉर्ड्स, इफ यू आर हैविंग रियल एस्टेट टोकन्स, भले वो टोकन्स है, बट यू हैविंग रियल एस्टेट, यू हैविंग अ पोर्टफोलियो ऑफ रियल एस्टेट, यू कैन गो एंड से कि नहीं, ये जो क्लब है ये मेरा है, ये मर्सिडीज का शोरूम मेरा है, विद इन्वेस्टिंग जस्ट 10,000 रुपीज या 1 लाख रुपीज। तो आई थिंक वो वाली अपॉर्चुनिटी के बाद भी अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, यू आर गोइंग इन दैट क्लब एंड आपको डिस्काउंट मिल रहा है, या यू आर गोइंग एट सम अदर प्लेस एंड आपको उसके अंदर बेनिफिट मिल रहा है, एचएनआई से सब क्या होता है, दे डोंट नीड टू वेट इन द लाइन कि आज मैं फोन लगा के बोलूंगा एंड उनको हाथों हाथ सीट मिल जाएगी अच्छे हैवी रेस्टोरेंट जो हाईली बुक्ड होता है उसके अंदर भी। सो दैट पावर शुड एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी इन्वेस्टर शुड गेट।